जय श्री राम भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ आप सभी का भाई विवेक और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल मिस्टर नवोदय सेकंड पर। आज की नावल ऑडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर आप हैरम नावल सुनना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कास्मो फीड करके आएगा, उस पर क्लिक करके पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप केवल बिल्कुल फ्री में हैरम नावल और फैंटेसी नावल दोनों सुनना चाहते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं रहेगी, केवल ट्यूटोरियल ही रहेगा, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री नावल ऑडियो ग्रुप करके आएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के इस वाले नावल के पार्ट 2 को शुरू करते हैं। जियाओई अकेले ही फॉन तियानजी के आंगन के बाहर आए और अंदर से आलस से चिल्लाए, बूढ़े आदमी मैं यहाँ हूँ, अभी अंदर आओ। फैन तियानजी ने गुस्से से कहा। केवल एक दिन में जियोई ने पहले ही फैन रुकी की अवज्ञा, परिवार के नेता के आदेशों को गलत तरीके से प्राप्त करना, फैन परिवार के बड़े भाई का अनादर करना और मुआवजे के रूप में किनफैन टॉवर का गबन करना जैसे काम किए थे। ये जानने के बाद फैन तियानजी इतना क्रोधित हुआ कि वह लगभग सांस नहीं ले पा रहा था। ये लड़का अपने फैन परिवार में इतना दबन कैसे हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका नाम हर जगह प्रयोग किया जाता है। हालांकि जियाओई अब मर नहीं सकता, लेकिन फैन तियानजी उसे इतना घमंडी होने से नहीं रोक सकता। कम से कम उसे फैन परिवार के सामने इतना घमंडी होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। फैन तियानजी ने जियोई को अधिक जागरूक बनाने और उसे यह बताने की योजना बनाई कि यहाँ का मालिक कौन है। जियाओई स्वाभाविक रूप से अंदर नहीं गया, वह इत्मीनान से कदमों से आंगन में चला गया। उसे इतना लापरवाह और अपमानजनक देखते हुए फैन तियानजी ने गुस्से में अपनी दाढ़ी उठाई, अपना हाथ उठाया और जियोई को हथेली से मारा। ऊर्जा लहरों की तरह घूम रही है। शियाओई ने बचाव नहीं किया और उसकी हथेली छाती पर लगी। वह पीछे की ओर उड़ गया और जमीन पर गिर गया। फिर वह चुपचाप जमीन पर लेट गया, न रोया, न हंगामा किया और न ही चिल्लाया। तुम मरने का नाटक क्यों कर रहे हो, यहाँ आओ। फैन तियानजी का चेहरा कांप उठा। उसे अपने हमले की ताकत का पता था। यह हथेली भयंकर लग रही थी, लेकिन इससे जियाओई की जान को कोई नुकसान नहीं होगा। शियाओई जमीन पर लेट गया और अपने होठों को सिकोड़ते हुए बोला, अगर तुम उठ नहीं सकते तो या तो तुम मेरे पास आओ और मेरी मदद करो, या हम बस यही कहें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फैन तियानजी की भौं की नसें उभर आईं। जियो परिवार ने ऐसी बेशर्म चीज को कैसे जन्म दिया। जियो ही, क्या तुम सच में मौत से नहीं डरते। फैन तियानजी ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सच में तुम्हें नहीं मारूंगा। हाँ। जियोई ने अपना सिर उठाया, फैन तियानजी की ओर देखा और एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, अगर बूढ़ा आदमी वास्तव में मुझे मारना चाहता है, अगर उसकी हथेली की ताकत अधिक मजबूत है, तो वह मुझे ऐसी बकवास कैसे बता सकता है। फैन तियानजी की आंखें क्रोध से चौड़ी हो गईं और उसके शरीर में शक्तिशाली ऊर्जा फिर से फट पड़ी। जियोई ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, बूढ़े आदमी झांसा देना बंद करो। तुम बहुत बूढ़े हो, गुस्सा होना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। जैसे ही जियो परिवार की पैतृक कब्र खोली जाएगी, आपको निश्चित रूप से तियानयुआन क्षेत्र में पदोन्नत किया जाएगा। यदि आप मृत्यु तक क्रोधित हैं, तो जियो परिवार के पूर्वज कब्र में दूसरे दर्जे के दायरे को तोड़ने वाले अमृत से दूसरों को लाभ मिलेगा। फैन तियानजी, जो पहले बहुत क्रोधित था, जब उसने द्वितीय श्रेणी की क्षेत्र भंजक गोली के बारे में सुना तो उसका सारा गुस्सा शांत हो गया और उसने प्रसन्नतापूर्वक पूछा, क्या वास्तव में जियो परिवार की पैतृक कब्र में द्वितीय श्रेणी की क्षेत्र भंजक गोली है। शियाओई सीधे बैठ गई और मुस्कुराई, बेशक मेरी मां ने मुझे खुद ये बताया था। फैन तियानजी की आंखें उत्साह से भर गईं। दूसरे दर्जे की क्षेत्र तोड़ने वाली गोली की शक्ति उसे तियानयुआन क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि वह इसे परिष्कृत करने के लिए किसी कीमियागर से भी मदद मांग सकता है, लेकिन एक कीमियागर जो दूसरे दर्जे के दायरे को तोड़ने वाले अमृत को परिष्कृत कर सकता है, उसके पास कम से कम तियानयुआन दायरे की साधना होनी चाहिए। युनजोउ शहर में परिवार के मुखिया के रूप में ऐसा कीमियागर वास्तव में बहुत ऊंचा है। नहीं, अगर आप इस पर चढ़ भी जाते हैं तो आपको दूसरे दर्जे के अमृत को परिष्कृत करने के लिए कम से कम 10,000 युआन के पत्थरों की जरूरत होगी। फैन परिवार भी इसे वहन नहीं कर सकता। बूढ़े आदमी, अगर तुम आज मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हारे पास आने की योजना बना रहा हूँ। जियोई ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और मुस्कुराते हुए कहा। फैन तियानजी शांत हो गए और गुनगुनाते हुए बोले, क्या तुम्हारा मुझसे कुछ लेना देना है। क्या आपके पास शराब है। बातचीत के लिए शराब नहीं है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ कमी रह गई है, जियाओई ने मुस्कुराते हुए कहा। फैन तियानजी का चेहरा कांप उठा। ये लड़का फैन परिवार का कैदी था, उसका पुराना दोस्त नहीं। लेकिन ये बच्चा इतनी लापरवाही से क्यों रह रहा है। फैन तियानजी उलझन में था। कोई बात नहीं, जब जियो परिवार की पुश्तैनी कब्र खोली जाएगी और मुझे दूसरे दर्जे का राज्य भंजक अमृत मिलेगा तो मैं अपना गुस्सा निकालने के लिए इस बच्चे को जिंदा काट दूंगा। फैन तियानजी ने अपने दिल में व्यंग्य किया, अपना हाथ हिलाया और शराब का एक बर्तन पत्थर की मेज पर गिर गया। जियोई बिना किसी विनम्रता के दौड़कर आया, शराब की बोतल की टोंटी उठाई और पीने लगा। फैन तियानजी की आंखें फड़क रही थीं और उसके पैरों के हाथ मुट्ठियों में बंधे हुए थे। उसकी आस्तीन में छिपी उसकी भुजाओं की नसें धड़क रही थीं। शराब खराब नहीं है। जियाओई ने अपना मुंह पोंछा और मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर, क्या आप मुझे पीने के लिए कुछ और बोतलें दे सकते हैं। मुझे कुछ बताओ, फैन तियानजी ने ठंडे स्वर में कहा। वह जल्द से जल्द कहानी सुनना चाहता था और फिर जियोई को अपने सामने से गायब होने देना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि वह नियंत्रण खो देगा और जियोई को एक हथेली से मार देगा। शियाओई ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, दो बातें। पहली, आप फैन परिवार से कहिए कि वे मेरे साथ फिर से खिलवाड़ न करें। जब मैं क्रोधित होता हूं तो दुखी महसूस करता हूं और इसका असर मेरी साधना पर पड़ता है। यह आपका काम है, बूढ़े आदमी जो देरी कर रहा है। फैन तियानजी ने व्यंग्यपूर्वक कहा, जहां तक मुझे पता है आप ही वह व्यक्ति हैं जिसने परेशानी पैदा की है ना। शियाओई ने आंखें घुमाते हुए कहा, मेरे पास जीने के लिए बस कुछ ही साल बचे हैं, क्या मुझे अभी भी एक दैनीय जीवन जीना होगा। अगर दूसरे लोग मुझे धमकाते हैं तो निश्चित रूप से मैं इसका बदला चुकाऊंगा। बूढ़े आदमी, मैं ये तुम्हारे भले के लिए करता हूँ। तुमने कहा था, अगर कोई और संघर्ष होता है और कोई मुझे मार देता है तो नुकसान तुम्हारा और पूरे फैन परिवार का होगा। मैं ज्यादा से ज्यादा कुछ साल जी पाऊंगा, लेकिन अगर मैं किसी और को मार दूं, बूढ़े आदमी बताओ तब हम क्या करेंगे। तुम मुझे मारोगे या नहीं। फैन तियानजी ने भौहें सिकुड़ी। जियाओई ने जो कहा वह सही लग रहा था। जियाओई को जियाओ परिवार की पैतृक कब्र प्राप्त करने से पहले मरना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं आदेश दे दूंगा। फैन तियानजी ने कहा, लेकिन बहुत दूर मत जाओ बच्चे, अन्यथा भले ही मैं तुम्हें मार न दूं, फिर भी मैं तुम्हें दुखी करने के तरीके ढूंढ लूंगा।
शियाओई ने मुस्कुराते हुए कहा, यह स्वाभाविक है। मैं बुरे आदमी के तरीकों को कैसे नहीं जान सकता। मेरे पेट में अभी भी वह जहर है जो तुमने मुझे दिया था। हंस, ये जानकर अच्छा लगा। दूसरी बात क्या है? फैन तियानजी ने पूछा। जियाओई ने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरी बात यह है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, बात बस इतनी है कि मैं एक रखेल लेना चाहता हूँ। फैन तियानजी चौंका। इस आदमी की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं और यह रखेल रखना चाहता है। खैर, जीवन छोटा है, सिर्फ इसलिए कि मैं ज्यादा समय तक नहीं जीता, मुझे इसका ज्यादा आनंद लेना चाहिए। बुरे आदमी, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? जियाओई ने बुरी मुस्कान के साथ कहा। फैन तियानजी ने नाखुशी से पूछा, ठीक है, ये बूढ़ा आदमी भी आपसे वादा कर सकता है। बाद में मैं आपको आपके लिए एक लड़की खोजने दूंगा, कोई जरूरत नहीं। जियोई ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले से ही उस व्यक्ति पर नजर रख रहा हूँ, ये फैंग लिंग्यू है। क्या तुम लिंग्यू से शादी करना चाहती हो? फैन तियानजी की आंखें चौंक गईं और फिर उसने गुस्से से कहा, बेटा तुमने वास्तव में सोचने की हिम्मत की। मेरे फैंग परिवार की लड़कियां एक ही पति से कैसे शादी कर सकती हैं? जियाओई ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, क्या हुआ? मुझे उससे प्यार हो गया है और मैं वादा करता हूं, जब तक तुम फैंग लिंग्यू से मेरी शादी करवा दोगी, आधे साल के भीतर मैं तुम्हें प्राथमिक युवान क्षेत्र के चौथे स्तर तक साधना करने में अवश्य मदद करूंगा। फैंग तियानजी ने व्यंग्य करते हुए कहा, आप ऐसे बेतुके दावे क्यों करते हैं? आधे साल में चुयुआन क्षेत्र के पहले स्तर से चौथे स्तर तक केवल दक्षिणी क्षेत्र के उन बड़े परिवारों के बच्चे ही ऐसा कर सकते हैं। मेरे पास आप में निवेश करने के लिए इतने संसाधन नहीं है। ढेर, जब तक आप फैंग लिंग्यू से मेरी शादी करा देते हैं, आपको मुझे भविष्य की साधना के लिए कोई संसाधन देने की आवश्यकता नहीं होगी। जियोई ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। जियाओई को वास्तव में फैंग तियानजी की कंजूस लिखावट पसंद नहीं थी, लेकिन फैंग लिंग्यू से शादी करने से सबसे पहले फैंग रुकी और फैंग चेनलुओ को घृणा हो सकती है, और दूसरी बात, आत्मधर्मी किन्हेंग को फिर से गुस्सा आ सकता है। उसने फैंग लिंग्यान से शादी की और किन्हेंग उसके लिए मुसीबत खड़ी करने से खुद को नहीं रोक सका। अगर उसने किसी दूसरी महिला से शादी की जो उससे प्यार करने लगी तो जियाओई लगभग कल्पना कर सकती थी कि किन्हेंग का चेहरा कितना बदसूरत होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जियोई फैंग परिवार का उपहास करना चाहता है। क्या आपको अपनी बेटियों को उपहार देना पसंद नहीं है? फिर मुझे खुश करने के लिए एक और उपहार दें। फैंग तियानजी ने भौहें सिकुड़ी और सोच में पड़ गए। आखिरकार फैंग लिंग्यू फैंग लिंग्यान की तरह नहीं है। ये पोती उसकी सबसे बड़े बेटे की बेटी है। फैंग तियानजी को निर्णय लेने में देरी करते देख जियाओई मदद नहीं कर सका, लेकिन अपनी आंखें घुमाए। चलो, ऐसा लगता है कि फैंग परिवार के मामलों में अंतिम निर्णय सिर्फ तुम्हारा नहीं है, इसलिए तुम्हें लिंग्यू के पिता से इस पर चर्चा करनी चाहिए। अगर वह सहमत नहीं है तो मैं धीरे धीरे अभ्यास करके 1 या 2 साल और जीवित रह सकता हूं और तुम 1 या 2 साल और इंतजार कर सकते हो। लेकिन पूरे सम्मान के साथ, मैं एक बड़ा जीवित व्यक्ति हूं और फैंग परिवार बातूनी लोगों से भरा है, इसलिए समय घसीट रहा है। शायद पॉल परिवार को मेरे अस्तित्व का पता नहीं चलेगा और जब समय आएगा तो मुझे लुओ परिवार द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बुरे आदमी, मुझे डर है कि तुम रोगे। #22 अध्याय 22 यदि आप किसी को नहीं सौंप सकते तो आपको स्वयं ही इसकी कीमत चुकानी होगी। जियाओई की लगातार बड़बड़ाहट सुनकर फैंग तियानजी के माथे की नसें केंचुओं की तरह धड़क रही थी। हम तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं इस मामले पर विचार करूंगा। अब तुम बाहर जा सकते हो, फैंग तियानजी ने दांत पीसते हुए कहा। इस कष्टप्रद मक्खी से शीघ्र छुटकारा पाना ही व्यवसाय है। शियाओई ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, तुमने मुझे शराब देने से पहले ही क्यों भगा दिया? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। फैंग तियानजी शराब की कुछ बोतलें फेंकना चाहता था, जियोई का सिर फोड़ना चाहता था और फिर आग जलाना चाहता था। हालांकि उसके फैंग परिवार ने इतने सारे बलिदान दिए हैं और जियो परिवार की पैतृक कब्र की छाया अभी तक नहीं देखी गई है, वह अपने सभी प्रयासों को कैसे बर्बाद कर सकता है? फैंग तियानजी ने शराब के कुछ जग निकाले, लेकिन इससे पहले कि वह उसे फिर से भगा पाता, जियोई ने शराब इकट्ठी की, मुड़कर वहां से चला गया। सब कुछ कहने और करने के बाद अब भी कौन तुम्हारे साथ यहाँ रहना चाहता है? जियाओई तिरस्कार से भर गया। जियाओई के काफी समय तक चले जाने के बाद फैंग तियानजी को कुछ पता चला। वह इस घमंडी और दबंग लड़के को सबक सिखाने के लिए जियाओई के पास आया ताकि उसे कैदी होने का एहसास हो। आखिरकार उसे जियाओई के लिए 2 काम क्यों करने पड़े? जैसे ही शियाओई अपने यार्ड में वापस आया, फैंग लिंग्यान आश्चर्यचकित होकर उसके पास आया और चिंता से पूछा, दादाजी ने आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं बना दी है ना? जियाओई के होंठ फड़क उठे। नहीं, हमें भी अच्छी शराब की कई बोतलें दी गई हैं। मैडम, क्या आप अपने पति के साथ कुछ ड्रिंक्स लेने में रुचि रखती हैं? हे, तो मैं होमरी और लविन से कुछ साइड डिश तैयार करने के लिए कहूंगा। फैंग लिंग्यान ने मजाकिया अंदाज में हंसते हुए कहा और फिर होमरी और लविन को ऑर्डर करने लगा। रेड बटरफ्लाई और ग्रीन वार्बलर बहुत तेजी से आगे बढ़े और कुछ ही देर में 6 व्यंजन मेज पर आ गए। तुम लोग पहले नीचे जाओ, जियोई ने दोनों नौकरानियों को भेज दिया। फैंग लिंग्यान का दिल द्रवित हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पति को उससे अकेले में कुछ निजी बात कहनी हो? जियाओई ने हंसते हुए अपना गिलास उठाया। मैडम, पहले चलिए एक ड्रिंक लेते हैं। फैंग लिंग्यान ने धीरे से जवाब दिया, मैं अपने पति का सम्मान करती हूँ। जियाओई ने शराब पीना समाप्त किया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक उपपत्नी लेने की योजना बना रहा हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या महिला को कोई आपत्ति होगी। फैंग लिंग्यान का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखें थोड़ी घबरा गईं। अगर जियाओई ने पहले कोई रखेल रखी होती तो उसके दिल में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता, लेकिन अब उसे थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। जियोई ने उसे मना नहीं किया, वह सिर्फ फैंग लिंग्यान द्वारा खबर को पहुंचाने और फिर इसका पता लगाने का इंतजार कर रहा था। जब शियाओई ने अकेले ही 2 और गिलास शराब पी ली तो फैंग लिंग्यान ने धीरे से आह भरी, अपने लाल होठों को थोड़ा सा काटा और कहा, क्या आपके पति लिंग्यान को नापसंद करते हैं? जियाओई मुस्कुराए और बोली, बिल्कुल नहीं। फैंग लिंग्यान ने सिर हिलाया, जब तक आपके पति लिंग्यान को नापसंद नहीं करते तब तक आप जो चाहे करें। जियाओई ने मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि सभी जहरों के स्रोत ने फैंग लिंग्यान को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। उसने अपनी हथेली को आगे बढ़ाया, एक दुष्ट मुस्कान के साथ फैंग लिंग्यान की थोड़ी को ऊपर उठाया और कहा, यह मेरी जियाओई की महिला है। चिंता मत करो मैडम, मैं आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। तुम्हारा? फैंग लिंग्यान ने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अपने पति पर भरोसा है। यद्यपि फैंग लिंग्यान सतह पर एक साधारण व्यक्ति की तरह दिखती है, मानसिक रूप से वह जियोई की कठपुतली बन गई है। क्या ये लुयन नहीं है जिससे आपके पति शादी करना चाहते हैं? फैंग लिंग्यान ने पूछा। जियोई मुस्कुराए और बोली, नहीं, लेकिन आप इस व्यक्ति को जानते हैं।
फैंग लिंगयान का चेहरा आश्चर्य से भरा था। जिसे मैं जानता हूँ वह ग्रीन यंग नहीं बल्कि हुंडी है। खैर, वह लड़की हुंडी भी जल आत्मा के साथ पैदा हुई है, इसलिए उसके पति का लुभाना सामान्य है। ये देखकर कि फैंग लिंगयान ने फिर से गलत अनुमान लगाया, जियुई गुस्से से मुस्कुराया। जिस व्यक्ति को मैं स्वीकार करना चाहता हूँ वह फैंग लिंगयू है। क्या फैंग चेनलुओ ने यह नहीं कहा कि आप उसकी बहन फैंग लिंगयू से तुलना नहीं कर सकते? फिर मैं उसकी बहन को स्वीकार करूंगा। उसे देखने के बाद वह अभी भी आपको नीचा दिखाने की हिम्मत करता है। जैसा कि जियुई ने कहा, उसका चेहरा बुरी मुस्कुराहट से भरा था। फैंग लिंगयान की आकर्षक आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं और उसे विश्वास नहीं हो रहा था। पति, आप लिंगयू को स्वीकार करना चाहते हैं? क्या फैंग रुकी सहमत हो सकते हैं? फैंग लिंगयान ने सदमे में कहा। जियाओई ने व्यंग्य किया, फैंग परिवार के लाभ के लिए उसे सहमत होना ही होगा, भले ही वह सहमत न हो। क्या यह संभव है कि उसकी बेटी फैंग रुकी वास्तव में आपसे बेहतर है? फैंग लिंगयान की आंखें लाल हो गई और वह कांपते हुए बोली, पति, क्या आप लिंगयू से मेरा गुस्सा निकालने में मदद मांग रहे हैं? जियाओई ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका आधा हिस्सा इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे नाराज हूं और बाकी आधा इसलिए है क्योंकि उन्होंने मुझे नाराज किया है। मैं उन लोगों के लिए इसे कैसे आसान बना सकता हूं जिन्होंने मुझे नाराज किया है, और उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे पति और पत्नी को नाराज किया है। आहा। डॉट 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 डॉट। ये तो बस शुरुआत है। जियोई की धीरे धीरे ठंडी मुस्कान ने फैंग लिंगयान को थोड़ा डरावना महसूस कराया। क्या यह संभव है कि उसका पति सचमुच फैंग परिवार को तबाह करने में सक्षम है? हालांकि वह जियाओई में शामिल हो गई है, वह अपने दिल में जानती है कि फैंग परिवार में हर कोई जियाओई का ऋणी है। डॉट डॉट। ठीक है, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। मैडम, बस अपने मन में कुछ तैयारी कर लो। आओ पीते हैं। पीने के बाद चलो कुछ ऐसा करते हैं जो हम दोनों को करना पसंद है। जियाओई ने मुस्कुराते हुए कहा। फैंग लिंगयान शर्मा गया और गुस्से से बोला, मुझे ये सब करना पसंद नहीं है। वास्तव में बेशक ये सच है। मैडम, आपने बहुत बुरा व्यवहार किया है और मुझसे झूठ बोलने का साहस किया है। मुझे आपको दंड देना चाहिए। अरे, इसमें भी सजा है? कैसी सजा? तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा। हाँ, ये बेशर्म जोड़ा बातें कर रहा था और शराब का आधा हिस्सा पीने से पहले ही वे उसे पीकर बिस्तर पर चले गए। डॉट डॉट। अगले 2 दिनों तक किसी ने भी यार्ड में आकर परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं की। फैंग तियानजी के आदेश के बाद फैंग परिवार में हर कोई, भले ही वे अपने दिल में असंतुष्ट थे, अपने चेहरे पर जियोई के प्रति सम्मान दिखाते थे। कम से कम जियोई अब अपने सामने दिखने वाले घमंडी चेहरों को नहीं देख सकता। चींटियों और मैलों के झुंड में क्या योग्यता है कि वे उसके सामने अहंकार से पेश आए? अगर उसने कुछ मासूम लोगों का ख्याल न रखा होता और 10,000 जहरों की शक्ति को कुएं में घुसपैठ न किया होता, तो पूरे फैंग परिवार को उसके कब्जे में आने में ज्यादा समय नहीं लगता। बेशक ऐसा करने में जोखिम भी है। आखिरकार फैंग परिवार में अभी भी कुछ लोग हैं जो अच्छी खेती करते हैं। अगर उन्हें खोज लिया जाता है तो उसका वर्तमान खुशहाल जीवन खत्म हो जाएगा, जो शीर्ष पर लौटने की उसकी समग्र योजना को प्रभावित करेगा। जियोई ने फैंग परिवार के इन जोकरों को कुछ और देर तक मौज मस्ती करने की अनुमति दे दी। क्योंकि शरीर की शिरोबिंदु केवल इतनी ही ऊर्जा सहन कर सकती है, इसलिए जियोई आत्मा की साधना जारी रखने की जल्दी में नहीं है। लिन किंगवेई के साथ तय किया गया समय आ गया था और उस सुबह सुबह वह अकेले ही किंगफेंग बिल्डिंग की ओर निकल गया। लिन किंगवेई जियाओई का इंतजार कर रहा था। जैसे ही दोनों मिले, लिन किंगवेई ने उदासीनता से जियाओई को ऊपर की ओर ले गया। ये वो जहरीली चीजें हैं जो तुम्हें चाहिए। अपनी क्षमता से मैं पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे लिए सिर्फ यही चीजें ढूंढ सकता हूं। लिन किंगवेई ने मेज पर रखे 1 दर्जन से ज्यादा जहरीली चीजों की ओर इशारा करते हुए कहा। औषधीय सामग्रियां आसानी से मिल जाती हैं और यदि आपके पास युवान स्टोन है तो उन्हें बड़ी मात्रा में खरीदा जा सकता है, लेकिन जहरीली सामग्रियां अलग होती हैं। जहर हमेशा से लोगों को नापसंद रहा है। सामान लेने के लिए ज्यादा खरीदार नहीं होते, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे लेने वाले भी ज्यादा लोग नहीं होते। इसके अलावा जहर की मात्रा सामान्य औषधीय पदार्थों की तुलना में बहुत कम है। लिन किंगवेई 3 दिनों के भीतर इन्हें प्राप्त कर सकता है, जो पहले से ही अच्छा है। जियोई ने उस पर नजर डाली और देखा कि वहां भूत लोमड़ी की धूप और जलता हुआ रक्त था जो उसे चाहिए था, इसलिए उसने उन्हें सीधे दूर रख दिया। मैंने जहर पी लिया, लेकिन मिस लिन पर अभी भी किसी का कर्ज है। जियोई ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, वह व्यक्ति कहाँ है? लिन किंगवेई का चेहरा ठंडा पड़ गया और वह बोली, मैंने तुमसे कहा था, मैं नहीं जानती कि हत्यारा कौन है। जियोई ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और लिन किंगवेई की ओर हल्के से मुस्कुराया। चूंकि आप उस व्यक्ति को नहीं सौंप सकते जिसे मैं चाहता हूं, तो आपको इसके लिए खुद ही भुगतान करना होगा। #23 अध्याय 23 पहले सहयोग था, लेकिन अब केवल समर्पण हो सकता है। लिन किंगवेई की आंखें ठंडी हो गईं, और जब जियोई पास आ रही थी तो उसने अचानक एक हथेली से प्रहार किया, जो जियोई के दिल पर लगा। ये बेशर्म लड़का सचमुच उसे अपने वश में करना चाहता है। तो फिर जाओ नरक में। लिन किंगवेई का दिल क्रोध और जानलेवा इरादे से भर गया था। जियोई के आने से पहले उसने पहले ही सोच लिया था कि अगर जियोई ने किसी को मारने पर जोर दिया तो वह जियोई को मारने की पूरी कोशिश करेगी, भले ही उसे फिर से जहर दिया जाए या यहाँ तक कि मर भी जाए। हालांकि लिन किंगवेई ने जो सोचा था कि एक अच्छा अवसर था, वह खाली निकला। जुआन युवान क्षेत्र के 7वें स्तर की गहरी युवान शक्ति केवल एक प्रतिबिंब में प्रवेश कर गई, और जो विस्फोट हुआ वह लिन किंगवेई के सामने एक लकड़ी की मेज थी। इस समय उसकी गर्दन का पिछला हिस्सा एक जादुई हाथ में आ गया था और उसे कसकर बंद कर दिया गया था। जब तक दूसरा पक्ष थोड़ा सा बल लगाता, वह उसकी गर्दन तोड़ सकती थी। लिन किंगवेई का चेहरा सदमे से भरा था और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, असंभव, आप इतने तेज कैसे हो सकते हैं? जियाओई ने अपने दिल में उपहास किया। लिन किंगवेई के शरीर में अभी भी जहर था जो उसने छोड़ा था। जब तक लिन किंगवेई की ऊर्जा चलती रहेगी, वह इसे महसूस करेगा। हुआनक्सुबू की हरकत के साथ उसके लिए इससे बचना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन उसे लिन किंगवेई को यह सब क्यों समझाना चाहिए? जियोई लिन किंगवेई के पीछे खड़ा था और ठंडे स्वर में बोला, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास इसे करने की क्षमता है या नहीं। लिन किंगवेई, मुझे याद है कि मैंने आपको याद दिलाया था कि मुझे फिर से मत मारना, अन्यथा मुझे अब आप पर दया नहीं आएगी। लिन किंगवेई पीला पड़ गया और बोला, तो मुझे मार दो। चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा। जियोई ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और उसकी हथेली पर बल धीरे धीरे बढ़ता गया। इसी समय दरवाजा जोर से खुला और लाल रंग का एक व्यक्ति अंदर आया। जियाओई के मुंह का कोना ऊपर उठा, क्या तुम आखिरकार आ ही गए? जियोई, मेरी बहन को जाने दो, मैं वही करूंगी जो तुम चाहोगी। लाल रंग की महिला के अंदर आने के बाद उसने लापरवाही से काम नहीं किया। आखिरकार लिन किंगवेई की जान अभी भी जियोई के हाथों में थी। जियाओई ने लाल रंग की महिला की ओर देखा। यह महिला लिन किंगवेई से कुछ साल छोटी थी और उसकी आत्मा की आभा जुआन युवान क्षेत्र के पहले स्तर पर थी।
किंगजी, तुम वापस क्यों आ गई हो? क्या मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया था? लिन किंगवेई ने पीला चेहरा लिए गुस्से से चिल्लाया। लाल कपड़े वाली महिला ने अपना सिर हिलाया और कहा, बहन, मैंने ये किया है, मैं आपको ये कैसे सहने दे सकती हूँ? तुरंत लाल रंग की महिला ने शियाओई को ठंडी निगाह से देखा और कहा, मैंने फैन चेनली को मार डाला। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो मुझ पर हमला करो। जियोई ने मुंह बनाया, लिन किंगवेई को एक तरफ धकेला और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कब कहा कि मैं फैन चेनली का बदला लेना चाहता हूँ? किंगजी और लिन किंगवेई दोनों ही दंग रह गए। फैन चेनली तुम्हारा साला था, उसे मार दिया गया। तुमने हत्यारे को बदला लेने के लिए नहीं बल्कि कृतज्ञता के लिए पकड़ा था। जब दोनों बहनें उलझन में थीं तो जियोई ने किंगजी को देखा और फिर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, बुरा नहीं है। किंगजी ने नाक भन सिकोड़ते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो? शियाओई मुस्कुराए और बोली, बस अब से तुम मुझे अपना स्वामी मानो और मेरे लिए काम करो। किंगजी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आप मुझे मार सकते हैं लेकिन मुझे आपके लिए कुछ करने नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक मैं जीवित हूं मैं आपका हूं। जियोई ने तिरस्कारपूर्वक कहा, जिसे आप अपनापन कहते हैं वह व्यक्ति है जो आपको फ्रॉस्ट हॉट और आइस बोन पॉइजन जैसी चालों से नियंत्रित करता है ना? किंगजी की अभिव्यक्ति बदल गई और वह लिन किंगवेई को देखने से खुद को रोक नहीं सकी। लिन किंगवेई ने अपने दांत पीसते हुए कहा, उसने खुद देखा। किंगजी, उसने कहा कि वह हमारे शरीर से फ्रॉस्ट हॉट और आइस बोन का जहर निकाल सकता है। अब जब तुम उजागर हो चुके हो तो हम किंगफेन टॉवर को बचाने में सक्षम नहीं हो सकते। हम उस पर विश्वास क्यों नहीं करते? वापस, जब तक वह हमारे जहर से छुटकारा दिला सकता है तब तक हमारे लिए मास्टर बदलना कोई समस्या नहीं है। वह बूढ़ा शैतान क्रूर है और अगर हम उसके लिए काम करते हैं तो हम भविष्य में लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। लिन किंगवेई ने शुरू में सोचा था कि जब तक वह किंगजी को बचा सकती है वह मरने में संकोच नहीं करेगी, लेकिन अब किंगजी का पर्दाफाश हो चुका है और अगर वह मर भी जाती है तो भी उसकी मौत व्यर्थ होगी। बचने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना बेहतर है। किंगजी की आंखें चमक उठी। उसने शियाओई को घूरते हुए पूछा, क्या तुम सच में फ्रॉस्ट हॉट और आइस बोन को डिटॉक्सिफाई कर सकते हो? हमें तुम पर विश्वास क्यों करना चाहिए? जियोई ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ आओ, मैं तुम्हें अभी इसका अनुभव करा सकता हूँ। किंगजी को संदेह है। लिन किंगवेई ने नाक भांसी कुड़ी और साहपूर्वक जियोई के पास गया, तुम मुझे ये साबित कर सकते हो। यदि तुम में वास्तव में ये क्षमता है तो हमारी बहनें अब से तुम्हारे आदेशों का पालन करेगी। जियाई ने मुस्कुराते हुए कहा, जो लोग वर्तमान मामलों को जानते हैं वे हीरो हैं। मिस लिन वास्तव में एक चतुर व्यक्ति हैं। ऐसा कहने के बाद जियोई ने अपनी उंगलियों को तलवारों की तरह एक साथ रखा और हल्के से लिन किंगवेई के दाहिने कंधे पर प्रहार किया। जैसे ही 10,000 जहर स्रोत मोती घुमा, लिन किंगवेई के शरीर से ठंडे धुएं और ठंडी हवा की एक धारा तुरंत उड़ी और फिर जियाई की उंगलियों की ओर रुक गई। फिर ये ठंडे जहर अजीब तरह से जियाई की उंगलियों में घुस गए और गायब हो गए। लिन किंगवेई ने आश्चर्य से किंगजी की ओर मुड़कर चिल्लाया, किंगजी, मेरे ठंडे दिल और बर्फ की हड्डी का जहर वास्तव में कम हो गया है। किंगजी को मन ही मन आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने चेहरे पर संदेहास्पद भाव लाते हुए कहा, इतना दुष्ट, वह इस उम्र में उस बूढ़े वुवेई के जहर को कैसे दूर कर सकता है? जियाई का दिल हिल गया। वुवेई, क्या यह संभव है कि लिन किंगवेई और किंग जेड के नियंत्रण के पीछे का व्यक्ति भी लोमड़ी जैसी आत्माओं का साधक हो? लोमड़ी जैसे युवान जानवर कई प्रकार के होते हैं और उनकी ताकत न केवल प्रकार पर निर्भर करती है बल्कि युवान लोमड़ी की पूंछ की संख्या पर भी निर्भर करती है। जितनी अधिक पूंछें होंगी युवा नहो उतना ही मजबूत होगा। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आइए और इसे आजमा कर देखिए। जियोई ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए अपने बाएं हाथ की 2 उंगलियों को एक साथ रखा और फिर किंगजी पर टिक किया। किंगजी ने नाक भांसी कुड़ी पास आए, अपने दाहिने कंधे को थोड़ा सीधा किया और कहा, आओ। स्वाभाविक रूप से जियोई को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसने कितना जहर सोख लिया था, इसलिए उसने तुरंत इस ओर ध्यान दिलाया। किंग जेड के शरीर से ठंडा सफेद धुआं भी बाहर निकल गया। किंगजी अपने दिल में आश्चर्य को छिपा नहीं सकी और उत्साहित होकर बोली, शरीर में जमे हुए दिल और बर्फ की हड्डी का जहर वास्तव में बिना किसी प्रतिरोध के बह निकला और उसकी ओर बढ़ गया। अपने शरीर के साथ पार करो। जियोई ने चुपके से अपने दिल में हंसते हुए कहा, सभी जहर अपने स्रोत पर लौट आए हैं, वह कैसे विरोध कर सकता है? 5 पूंछ वाले त्यानिवान क्षेत्र की साधना के साथ आत्मा की इच्छा से जहर को जोड़ने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए भले ही दोनों बहनों को विषमुक्त कर दिया गया हो, वुवेई को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। हालांकि जियाओई अब विषाक्त पदार्थों को हटाने में उनकी मदद करने का इरादा नहीं रखता है। अगर लोग स्वतंत्र होंगे तो वे अधिक स्वतंत्रता की लालसा करेंगे। एक बार श्वांग शिनबिंगू के नियंत्रण से बाहर होने के बाद दोनों बहनें बच सकती थीं। जियोई ने अपनी उंगली वापस ले ली जबकि किंगजी और लिन किंगवेई जहर के कम होने का आनंद ले रहे थे। दोनों महिलाओं ने अपनी भुहें उठाई, थोड़ा दुखी महसूस कर रही थीं। जियाओई ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैंने इसे पर्याप्त साबित कर दिया है। लिन किंगवेई और किंगजी ने एक दूसरे को देखा और फिर सिर हिलाया। जियोई, मैं आपके साथ सहयोग करने के लिए सहमत हूं। लिन किंगवेई मुस्कुराया। जियोई ने अपने होठों के कोने को हिलाया और तिरस्कारपूर्वक कहा, मुझे खेद है, ये पहले सहयोग था लेकिन अब मैं केवल प्रस्तुत कर सकता हूं। मैंने आपको एक मौका दिया लेकिन आपने इसे संजोया नहीं। जीवन में अवसर दुर्लभ है। अब आपके पास केवल 2 विकल्प हैं। एक, मैं किंगजी को वापस फैंग परिवार के पास ले जाऊं, उसे फैंग परिवार को सौंप दूं और आपके किंगफेन बिल्डिंग द्वारा खेती के लिए यांग युआन को अवशोषित करने के मामले को उजागर करूं ताकि आप किंगफेन लुई और अन्य लोगों के पास अब युनझोउ शहर में रहने के लिए जगह न हो। दूसरा रास्ता आसान है, मेरे अधीन हो जाओ और अब से मेरे लिए काम करो। 24 अध्याय 24 आत्मा की जन्मजात क्षमता। जियोई की फी की मुस्कान प्रतिरोध स्वाद से भरी थी। लिन किंगवेई और किंगजी थोड़े बदसूरत लग रहे थे, लेकिन जल्द ही लिन किंगवेई की अभिव्यक्ति शांत हो गई। वह सहाय होकर मुस्कुराए और आकर्षक ढंग से बोली, अंकल जियो हमेशा बहुत ही बलशाली होते हैं। हालांकि एक सच्चे सक्षम व्यक्ति के लिए कठोर स्वभाव होना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, जब किंगजी और मुझ में फ्रॉस्ट हॉट और आइस बोन का जहर पूरी तरह से दूर हो जाएगा तो हम तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास केवल एक सहकारी संबंध है। कैसा रहेगा? लिन किंगवेई एक चतुर महिला है। ये देखकर कि जियोई सख्त नहीं है, वह अपना रवैया कम करती है और नरम चाल का उपयोग करती है। हालांकि जियाओई ने लिन किंगवेई के इरादे को समझ लिया था, लेकिन वह उन दोनों को जीतने की जल्दी में नहीं था। उसने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतनी खूबसूरत हो इसलिए मैं सहमत हूं। लिन किंगवेई और किंगजी दोनों ने राहत की सांस ली। जियोई ने किंगजी को देखा और हंसते हुए कहा, मिस किंगजी, अब आप मुझे बता सकती हैं कि आप फैन चेनली को क्यों मारना चाहती थी?
किंग जी ने लिन किंगवेई की ओर देखा, जिन्होंने सिर हिलाया, और किंग जी ने कहा, किसी ने फैन चेनली को मारने के लिए एक हत्या मिशन जारी किया था। मैं भी नाइट एलायंस के हत्यारे सदस्यों में से एक हूँ। जब मैंने यह मिशन देखा तो मैंने इसे ले लिया। जियोई की आंखें चमक उठी और उसने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, बुरा नहीं, बुरा नहीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि किंग जी पहले से ही एक हत्यारा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लिन किंगवेई और किंग जी दोनों अवाक रह गए। अपने जीजा को मारना, और तुम्हें अभी भी लगता है कि यह एक अच्छा विचार है? किंग जी एक पल के लिए झिझकी, और वह जियाओई के गुस्से के बारे में निश्चित नहीं थी, इसलिए उसने कहा, मैंने ये कार्य पूरा किया और इनाम के रूप में 100 युआन पत्थर प्राप्त किए। मैं इन युआन पत्थरों को आपको वापस भी कर सकती हूँ, ठीक है? इसके अलावा मेरी बहन ने आपको पहले ही 100 युआन पत्थर और कुछ जहरीली सामग्री दे दी है। लोगों को मृत्यु के बाद पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस ऋण को माफ कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? जरूर, जियाओई ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि फैन चेनली की मृत्यु से उसे इतने लाभ मिलेंगे। जीजा जी, आप तो मरने के लायक हैं। तुरंत किंग जी ने 100 युआन पत्थर जियाओई को सौंप दिए, और जियाओई ने बिना किसी समारोह के उन सभी को युआन की अंगूठी में डाल दिया। ठीक है मिस किंग जी, मेरे साथ आओ, जियोई ने मुस्कुराते हुए कहा। किंग जी की नजरें थोड़ी बदल गईं, तुम कहाँ जा रहे हो? लिन किंगवेई भी थोड़ा घबराया हुआ था। शहर के बाहर जंगल में जाओ। जियोई ने दुष्टता से मुस्कुराया। किंग जी ने भौहें सिकोड़ी और गुनगुनाया, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो यहाँ बहुत सारे कमरे हैं, उस रोमांच की तलाश में शहर से बाहर क्यों जाना है? लिन किंगवेई को हल्की खांसी आई और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। पूरे किंगफैंग बिल्डिंग में लिन किंगवेई एकमात्र ऐसी महिला थी जो मेहमानों के साथ नहीं आई थी। हालांकि किंग जी लिन किंगवेई से छोटी है, लेकिन वह पहले से ही पुरुषों और महिलाओं के बीच के मामलों में एक विशेषज्ञ है। जियाओई ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, इतना मत सोचो। मैं तुम्हें, बहन किंगवेई, ऐसा करने के लिए ढूंढ रहा हूँ। आओ मेरे पीछे आओ और तुम्हें पता चल जाएगा। लिन किंगवेई का चेहरा लाल हो गया। क्या जियाओई के मन में अभी भी उसके बारे में विचार है? ये गंदी चीज। किंग जी को संदेह हुआ, और जैसे ही जियोई ने किंगफैंग टॉवर छोड़ा, वे दोनों एक साधारण गाड़ी में सवार हो गए और शहर से बाहर चले गए। शहर के बाहर जंगल में किंग जी ने इधर उधर किसी की ओर न देखते हुए शियाओई को घूरते हुए पूछा, आखिर तुम क्या करने जा रहे हो? शियाओई मुस्कुराई और बोली, अपनी आत्मा को मुक्त करो और मुझे देखने दो। किंग जी ने सिर हिलाया और अपनी आत्मा को मुक्त करने वाला था। भनभनाना। जैसे ही किंग जीवान की ऊर्जा बढ़ी, उसके सिर के ऊपर एक काली लोमड़ी की छाया दिखाई दी। इस काली लोमड़ी की परछाई का आकार बहुत छोटा है, सिर से लेकर पूंछ तक, यहाँ तक कि पूरी आंखें भी अजीब तरह से काली हैं, कोई अन्य रंग नहीं है। जियोई ने अपनी आंखें सिकोड़कर सिर हिलाया, आपकी आत्मा वास्तव में एक भूत लोमड़ी है। क्या ये भूत लोमड़ी की खुशबू छोड़ सकती है? किंग जी ने गुनगुनाते हुए कहा, बेशक आप कर सकते हैं। भूत लोमड़ी खुशबू मेरे भूत लोमड़ी युवानहों की पहली जन्मजात क्षमता है। जियोई ने भी इन दिनों युवानहों की क्षमताओं के बारे में सीखा है। सबसे पहले, युवानहों के पास केवल एक रूप होता है और कोई हमला करने की क्षमता नहीं होती। हमले के तरीके केवल युवानहु युद्ध कौशल सीखकर ही प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन जब आपकी साधना जुबान युवान क्षेत्र तक पहुंचती है तो आप युवानहों की पहली जन्मजात क्षमता को जागृत करेंगे। शियाओई ने हंसते हुए कहा, थोड़ा बाहर रखो और मुझे इसे सुनने दो। किंग जी अपनी आंखें बड़ी करने से खुद को रोक नहीं सकी और सदमे में बोली, क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम मेरी भूत लोमड़ी की खुशबू के कारण मोह की स्थिति में आ जाओगी और मैं तुम्हें मारने का अवसर लूंगा? जियोई ने अपने होठों को मोड़ते हुए कहा, तुम मुझे मार नहीं सकते, बस इसे छोड़ दो, मैं इसे सुनने का इंतजार कर रहा हूँ। किंग जी ने नाक भान सिकुड़ी और मन ही मन सोचा, तुम्हें इस आदमी को दिखाना होगा कि वह कितना शक्तिशाली है, अन्यथा वह वास्तव में सोचता है कि वह बहुत शक्तिशाली है। धमाका। जैसा कि किंग जी ने सोचा था, उसके सिर के ऊपर भूतिया लोमड़ी और काले लोमड़ी के बाल जो मूल रूप से उसके शरीर से चिपके हुए थे, अचानक थोड़ा ऊपर उठ गए। जब लोमड़ी का फर ऊपर उठाया गया तो अत्यंत सुखद गंध की फुहारें फैल गईं और शियाओई की ओर बढ़ी। जियोई ने अपनी नाक की नोक से सूंघा और 10,000 जहर स्रोत मोती घूम गए, इन सभी अच्छी गंधों को निगल लिया और उन्हें जहरीली शक्ति में बदल दिया। ये देखकर कि जियोई पूरी तरह से ठीक थी, किंग जी ने अपना मुंह चौड़ा किया, आप वास्तव में भूत लोमड़ी की खुशबू से पूरी तरह से प्रतिरक्षित हैं। जियोई ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारा जहर है, ये बस इतना मजबूत नहीं है। अपना युवानहुन दूर रखो, मैं तुम्हें आंदोलन कौशल और एक युवानहु युद्ध कौशल का एक सेट सिखाऊंगा। यदि आप इसे अच्छी तरह से सीख सकते हैं तो यह आपके लिए अच्छा होगा। ताकत में परिवर्तन होगा। जियोई भूत लोमड़ी को क्यों ढूंढना चाहता था, इसका कारण भूत लोमड़ी के शरीर को अपने हाथ में तलवार में प्रशिक्षित करना था। शियाओई से बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि जब भूत लोमड़ी साधना के चरम स्तर पर पहुंच जाती है तो वह कितनी अत्याचारी हो सकती है। अपने पिछले जीवन में प्रशिक्षण प्रक्रिया के दौरान जियोई की हत्या एक रूपांतरित भूत लोमड़ी द्वारा की गई थी। उस समय वह लगभग गिर गया था, क्योंकि भूत लोमड़ी के पास एक विशेष प्रतिभा है जो सभी छायाओं में घुल मिल सकती है, यहाँ तक कि उससे उच्च स्तर वाले लोग भी उसे छाया से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। और हर किसी की अपनी छाया होती है। छाया में छुपकर आप कुछ ही कदमों से लोगों को मार सकते हैं। जब जियोई ने चुनयान कमरे में भूत लोमड़ी की खुशबू की खोज की तो उसने पहले से ही इसे जीतने के बारे में सोचा था। वह इतना तेज ब्लेड था कि अगर वह उसके हाथ में न होता तो वह उसे नष्ट करने से भी गुरेज नहीं करता। सौभाग्य से सब कुछ उसकी योजना के अनुसार था। 5 पूंछ वाली बूढ़ी लोमड़ी लिन किंगवेई और किंग जी को जहर से नियंत्रित करती है और उनकी वफादारी जीतना असंभव है। आखिरकार इस बूढ़े आदमी के जहर का वैसा असर नहीं है जैसा वफादार मालिक की आत्मा के जहर का होता है। हर किसी का दिल विद्रोही होता है। जितना ज्यादा वे दबे हुए होते हैं उतना ही ज्यादा वे प्रतिरोध करते हैं। कोई प्रतिरोध नहीं था, बस मैंने सही समय का इंतजार नहीं किया और यह अवसर उन्हें जियोई ने दिया था। नियंत्रण से बचने की आशा को देखते हुए दोनों बहनों ने स्वाभाविक रूप से जियोई की ओर रुख करना चुना। लेकिन इस तरह के समर्पण में कोई वफादारी नहीं होगी। लेकिन जियाओई को इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि उसका आत्मा जहर अंततः उन दोनों को प्रभावित करेगा और उन्हें उसके प्रति बेहद वफादार बना देगा। इस समय किंग जी को आश्चर्य हुआ जब उसने सुना कि जियोई उसे शरीर की हरकतें और युवानहु युद्ध कौशल सिखाना चाहती थी। लेकिन जब वह आश्चर्यचकित हुई तो उसने देखा कि शियाओई की आकृति एक छाया में बदल गई थी जो पेड़ों के बीच भटक रही थी। इस आंदोलन तकनीक को हुआनिक्सु सटिव कहा जाता है। जियोई की हल्की हंसी किंग जी में सभी दिशाओं से आए। इस वाक्य को कहने में उसे जितना समय लगा, उसकी आकृति कम से कम 20 बार दिशा बदल चुकी थी। किंग जी की नजरें कई बार देखने की क्षमता नहीं रखती थी। उसने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली और उत्साहित होकर कहा, क्या तुम सच में मुझे इतनी शानदार हरकतें सिखाना चाहते हो?
जियाओ ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे आदमी बनो, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे तुम्हें कुछ कौशल सिखाना होगा। यदि तुम सीखना चाहते हो तो बस इसे और अधिक स्पष्ट रूप से देखो। #25 अध्याय 25 हवा में कट जहरीली आवाज बुलाओ। अच्छा। किंगजी सहमत हो गया। एक युवा नहुन साधक के रूप में वह स्वाभाविक रूप से समझती है कि युद्ध में उत्कृष्ट शारीरिक कौशल का कितना महत्व है। किंगजी को अच्छी समझ है। जियाओ ने उसे सिर्फ आधे घंटे से भी कम समय तक सिखाया और वह पहले से ही आंदोलन तकनीक का सार समझने लगी है। लेकिन अगर आप इसका उपयोग करने में कुशल होना चाहते हैं तो आपको लगातार अभ्यास करना होगा। किंगजी का चेहरा पसीने से लथपथ था, लेकिन वह अपने चेहरे पर खुशी को रोक नहीं सकी और पूछा, ये हुआनिक्सू सटे किस स्तर की गतिविधि है? जियोई ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको एक मध्यम स्तर का मार्शल कलाकार माना जाना चाहिए। युवानवु युद्ध कौशल का स्तर लगभग खेती के स्तर से मेल खाता है और इसे प्राथमिक मार्शल आर्ट, जुवानवु, पृथ्वी मार्शल आर्ट और त्यानवु में विभाजित किया गया है। प्रत्येक स्तर को उच्च, मध्यम और निम्न ग्रेड में विभाजित किया गया है। किंगजी दंग रह गई। हालांकि उसने पहले ही हुआनिक्सू बू की शक्ति का अनुभव कर लिया था, लेकिन उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि जियाओई जैसे ही कार्रवाई करेगा उसे पृथ्वी मार्शल आर्ट कौशल का एक सेट सिखाएगा। शारीरिक कौशल युद्ध कौशल की तुलना में दुर्लभ और अधिक मूल्यवान है। उसने कई सालों तक 5 पूंछ वाली बूढ़ी लोमड़ी के लिए काम किया है, लेकिन उसे क्या हासिल हुआ? केवल यांग युआन क्यूई जो उसने अवशोषित की थी, उसे जबरन छीन लिया गया। इस तरह की तुलना के बाद किंगजी मन ही मन सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। ऐसा लगता है कि इस आदमी का अनुसरण करना बहुत अच्छा है। कम से कम मैं मजबूत युद्ध कौशल सीख सकती हूँ, खुद को और मजबूत बना सकती हूँ। आप आमतौर पर कौन से हथियार का उपयोग करते हैं? जियोई ने पूछा। दोहरी खंजर। किंगजी ने खंजरों की एक जोड़ी निकालकर दोनों हाथों में पकड़ते हुए कहा। जियोई ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हथियार तुम्हारे लिए बहुत उपयुक्त है। मुझे एक खंजर दो। किंगजी ने तुरंत जियोई को एक खंजर दिया। जैसे ही जियोई ने खंजर लिया, उसका पूरा आभामंडल ठंडा पड़ गया। यह हत्या का इरादा है। किंगजी की आंखें बुरी तरह सिकुड़ गई। ऐसी भयानक हत्यारी आभा केवल हत्या करने वाले सम्राट स्तर के लोगों के पास ही हो सकती है। उसके सामने खड़े युवक ने उसे बहुत ज्यादा चौंका दिया। देखो, जियोई ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और अचानक अपने हाथ में खंजर लेकर हवा पर वार किया। भनभनाना। युवान बल का एक टुकड़ा जो बहुत शक्तिशाली नहीं था, खंजर के किनारे से एक धागे की तरह, बिजली की तरह निकला और जियोई के सामने एक पेड़ पर गिर गया। पूफ। कमर तक मोटा पेड़ तिरछा काटकर तोड़ दिया गया। किंगजी की आंखें उभर आई और वह आश्चर्य से बोली, तुमने ये कैसे किया? तुमने जो युवान शक्ति का उपयोग किया है वह स्पष्ट रूप से मजबूत नहीं है, तो तुम इस चाकू से इतना मोटा पेड़ कैसे काट सकते हो? ये तो पेड़ है, अगर यह इंसान होता तो एक ही वार में मर जाता और शरीर 2 टुकड़ों में बन जाता। एक हत्यारे के रूप में किंगजी निश्चित रूप से इस युवानवु युद्ध कौशल के महत्व को समझती है। जियोई ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, युवानली ताकत का मानक है, लेकिन यह इस बात का मानक नहीं है कि आप लोगों को मार सकते हैं या नहीं। अभी जो चाल चली गई है उसे विंडवार्ड कट कहते हैं। हवा के विपरीत तलवार से वार जो हड्डी में 3 बिंदुओं तक घुस जाता है। जिस प्रतिद्वंद्वी को मारा जाता है उसके बचने की कोई संभावना नहीं होती जब तक कि उसकी साधना आपसे बहुत बेहतर न हो। किंगजी की अद्भुत आंखें घूम गईं और उसने उत्साह से कहा, जियोई, अब मुझे आखिरकार पता चल गया है कि मेरी बहन ने आपके साथ समझौता क्यों किया और सहयोग किया। आपने वास्तव में इसे गुप्त रखा। इस समय मुझे भी विश्वास है कि आपका अनुसरण करने से भविष्य आशाजनक है। मैं किंगजी की कसम खाता हूं कि जब तक आप हमारी बहनों की वफादारी पर खरे उतरते हैं, हम हमेशा आपका अनुसरण करेंगे। जियोई ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं जियोई कभी भी दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। जब तक तुम काफी वफादार हो, मैं तुम्हें भविष्य में कुछ मजबूत युद्ध कौशल सिखाऊंगा। ठीक है। किंगजी की आंखों में रोशनी भर आई, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। किंगजी मुस्कुराए। जियोई ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं फैन के परिवार में क्यों आया, है ना? किंगजी को आश्चर्य हुआ, यह आदमी दूसरे लोगों के विचारों में कैसे प्रवेश कर सकता है? जियोई ने मुस्कुराते हुए कहा, फैंग परिवार को यूनझोउ शहर में शक्तिशाली माना जाता है। अगर मैं परिवार में शामिल हो जाऊं तो क्या मैं कई सालों के संघर्ष से बच नहीं जाऊंगा? किंगजी आश्चर्यचकित था, यह तो सिर्फ नरम चावल खाने की योजना थी। गलत। किंगजी की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। जियोई शायद फैंग परिवार को निगलना चाहता था, इसीलिए वह पहले अपनी बहन के साथ सहयोग करना चाहता था और वह जहर भी चाहता था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह फैंग के परिवार को जहर देकर मार डालना चाहता था? तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इन दिनों में तुम फैंटम सटेप और विंडवर्ड कट का अभ्यास करोगे। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें कुछ करने दूंगा। इसके अलावा अपनी बहन को संदेश भेजो और मेरे लिए जहर इकट्ठा करना जारी रखो। अब तुम वापस जा सकते हो, जियाओई ने मुस्कुराते हुए कहा। किंगजी ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ शहर वापस नहीं जाओगे? जियाओई मुस्कुराई और बोली, मुझे कुछ और काम करना है। किंगजी ने कोई और सवाल नहीं पूछा और अकेले ही जंगल से बाहर चला गया। किंगजी को जाते हुए देखकर जियाओई के होठों पर एक मुस्कुराहट चमक उठी। उम्मीद है कि यह महिला भूत लोमड़ी की सबसे मजबूत जन्मजात क्षमता को जल्दी से जागृत कर सकती है। उस समय किंगजी वास्तव में एक तेज चाकू बन सकता है। जियोई जंगल में और भीतर तक चलता रहा। यह एक दुर्लभ यात्रा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं पहाड़ों और जंगलों में ताजी हवा में सांस लेना चाहता हूँ। जियाओई के कदम अंततः एक अंधेरे और नम स्थान पर रुक गए जहां सूरज उसके पीछे था। उसके होठों के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे। वह पालथी मारकर बैठ गया, घास का एक पत्ता उठाने के लिए अपना हाथ उठाया, उसे आधा मुंह में पकड़ा और खेलना शुरू कर दिया। एक के बाद एक अजीबोगरीब शब्दांश बड़ी मर्मज्ञ शक्ति के साथ पहाड़ों और जंगलों में फैलते हुए सुनाई दिए। जहरीली आवाजें निकालने का ये जियाओई का अनोखा हुनर है। जहरीले कीड़ों को आकर्षित करने के लिए ध्वनि तरंगों की शक्ति का उपयोग करे। अगर उसकी आत्मा शक्ति काफी मजबूत है तो वह हजारों कीड़ों और जहरों को भगा सकता है। लेकिन इस समय जियाओई की आत्मा शक्ति के साथ वह केवल सैकड़ों मीटर के आसपास के जहरीले कीड़ों को आकर्षित करने में सक्षम था। इस समय जैसे ही ध्वनि बाहर आई, घास और पत्तियों के कूड़े से धीरे धीरे कुछ सरसराहट की आवाजें आने लगी। ये विभिन्न सरीसृपों की आवाजें हैं। एक काला जहरीला बिच्छू अचानक पत्तों के ढेर से बाहर निकला और अपने चिमटे से शियाओई पर हमला कर दिया। शियाओई ने अपने बाएं हाथ से घास के पत्तों को पकड़ लिया और खेलना जारी रखा। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और जहरीले बिच्छू को जकड़ लिया। कुछ ही पलों में जहरीला बिच्छू जमीन पर गिर पड़ा, अकड़ गया और मर गया। जहरीले बिच्छू के शरीर में मौजूद बिच्छू का जहर जियोई द्वारा निकाल लिया गया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह जीवित नहीं रह सकता।
जैसे जैसे समय बीतता गया, जियाओई के आसपास और भी ज्यादा जहरीले कीड़े जमा होते गए और उस पर हमला करने लगे। हालांकि अंत में वे सभी जियाओई द्वारा निगल लिए गए और मर गए। दुर्भाग्य से जल्द ही कोई जहरीला कीट फिर से दिखाई नहीं दिया। जियाओई ने असहाय होकर आह भरी, क्या टूटी हुई दुनिया है, यहाँ बहुत सारे जहरीले कीड़े हैं। मुझे वास्तव में अपने 10,000 जहर पहाड़ों की याद आती है। उस समय जियोई जिस स्थान पर अभ्यास करता था वह 10,000 जहर पर्वत था। पहाड़ अनगिनत जहरीले पदार्थों से भरे हुए थे। जैसे ही जियाओई जाने वाला था, उसने अचानक दूर से लड़ाई की आवाजें सुनी। यह जरूर एक लड़ाई थी। उसने अपने मन को थोड़ा शांत किया और ध्यानपूर्वक सुनने लगा। हाँ, किनशी, अपनी किस्मत को स्वीकार करो। उस समय तुम्हारे किन परिवार ने मुझे कुत्ते की तरह पीछा किया था। अब जब मैं वापस आ गया हूं तो मैं तुम्हारे किन परिवार में किसी को भी नहीं जाने दूंगा। जिन होन, तुम उस समय बेवफा थे और मेरे किन परिवार के आत्मा संघनित मशरूम चुराना चाहते थे। तुम्हें अपनी गलती के लिए शिकार बनाया गया था। अब जबकि किन परिवार ने लंबे समय से दोष को भूल दिया है, तुम अभी भी बदला लेने के लिए वापस आने की हिम्मत करते हो। भले ही मैं आज हार जाऊं, लेकिन जल्द ही या बाद में तुम भी मेरे किन परिवार के हाथों मर जाओगे। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी तुम छोटी कुतिया पहले मरोगी। भाइयों, आओ इन सभी पहरेदारों को मार डालो। जहां तक किंशी की बात है, अरे चलो हम भाई फिर से खेलें और उन्हें फिर से मार डालें। शहर के गेट पर जाओ और किन परिवार के उन सुअरों और कुत्तों को बता दो कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। हाँ, बॉस दिन बहुत शक्तिशाली है। मिस, आप पहले भाग जाइए और हम पीछे से तोड़फोड़ करेंगे। रानी, मैं पहले तुम्हें मारूंगा, मुझे मार डालो। युवानली की गुस्से से भरी चीखें और दहाड़ती हुई आवाजें शियाओई की ओर आती रहीं। जियोई ने अपनी आंखें मूंद ली, लेकिन इस समय उसकी आंखें चमक से भरी हुई थीं। क्या किन परिवार के पास वास्तव में आत्मा संघनित जैसी कोई चीज है? ठीक है, तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। जियोई ने दुष्टता से मुस्कुराया, फिर उठकर चला गया। है 26 अध्याय 26। आप किस तरह की चुलबुली कुतिया है? किन परिवार की लड़की के भाग्य का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जियाओई का उसे बचाने का कोई इरादा नहीं था। क्या होगा अगर उसने एक बदसूरत लड़की को बचाया और उसे अपनी जान देनी पड़ी? हालांकि आत्मा संघनन जी एक बहुत अच्छी चीज है। आम लोगों के लिए इस चीज में आत्मा को संघनित करने और ऊर्जा को शांत करने का प्रभाव होता है, जो साधना की गति को तेज कर सकता है, लेकिन जियाओई के लिए यह उसकी शेष आत्मा को समेकित कर सकता है। किसी व्यक्ति के लिए आत्मिक शक्ति सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आत्मा नहीं है तो व्यक्ति मर जाएगा। भले ही भौतिक शरीर मर जाए, लेकिन जब तक आत्मा काफी मजबूत है तब तक पुनर्जन्म संभव है। जियोई का पुनर्जन्म एक शक्तिशाली आत्मा होने का लाभ है। अरे एक मिनट रुको, मैं किन परिवार से किनशी हूँ। अगर तुम मुझे बचाओगे तो किन परिवार को भारी इनाम मिलेगा। जियोई गांग अभी जाने के लिए खड़ा ही हुआ था कि पीछे से चिंतित चीखें आईं। उसने पलटकर देखा तो उसके 4-5 मीटर पीछे एक व्यक्ति उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। इस महिला के शरीर के कपड़े कई बार कांटों से फट गए थे और उसकी गोरी त्वचा का अधिकांश भाग उजागर हो गया था। जियोई ने चंचलता से मुस्कुराते हुए कहा, यह मिस्किन निकी, रुको, मैं वापस जाकर तुम्हें बचाने के लिए किसी को ढूंढूंगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किनशी ने घूर कर देखा। जब तक उसका परिवार आएगा तब तक वह शायद एक लाश बन चुकी होगी। ये देखकर कि जियोई का उसे बचाने का कोई इरादा नहीं था, किनशी की आंखें अचानक सख्त हो गईं और वह बोला, तुम कमीने, अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो तुम भी मेरे साथ मर जाओगे। जियोई ने अपनी भौहें उठाई। अरे इस लड़की का दिल उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो फिर बस मजा करो। जियोई ने दुष्टता से मुस्कुराया और जब किनशी उसकी तरफ दौड़ी तो उसने अचानक अपना प्रेत कदम दिखाया। किनशी के पीछे चला गया, अपने दाहिने हाथ से मुट्ठी बनाए इसे युवानली से भर दिया और किनशी की पीठ पर जोरदार प्रहार किया। किनशी ने चीख मारी और एक खूनी तीर उसके सामने एक पेड़ से टकराया। उसके माथे पर खूनी घाव हो गया। वह धीरे से पेड़ के नीचे गिर गया। जियोई ने तिरस्कारपूर्वक कहा, इन दो ब्रशों के साथ आप अभी भी मुझे रोकना चाहते हैं। किन परिवार के लोग वास्तव में अच्छे लोग नहीं हैं। यद्यपि शियाओई का साधना स्तर किनशी जितना अच्छा नहीं है, फिर भी उसकी लड़ाकू चेतना संभवतः पूरे युवानहोन महाद्वीप में किसी से भी बेजोड़ है। इसके अलावा जब तक वह इस समय स्रोत मोती को उलट देता है और स्रोत मोती में मौजूद सभी जहरीली शक्ति को अपने मध्याह्न रेखाओं में डाल देता है, तब तक वह जल्दी से अपने साधना स्तर को पृथ्वी युवान क्षेत्र के दूसरे स्तर तक बढ़ा सकता है। हालांकि इससे उसके शरीर और मेरिडियन पर गंभीर भार पड़ेगा और जियोई इसका उपयोग कभी नहीं करेगा जब तक कि बिल्कुल आवश्यक न हो। यदि यह शरीर साधना की नींव को नुकसान पहुंचाता है तो निस्संदेह उसके लिए यह भारी कीमत होगी। लेकिन किनशी जैसे नौसिखिए साधक से निपटने के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जियोई ने अपना हाथ बढ़ाया, किनशी के शरीर को उठाया और उसे दूसरी दिशा में घुमाया। जहां तक जिंग होंग और अन्य लोगों का सवाल है, उन्हें परेशानी पैदा करने दीजिए। कुछ ही समय बाद जियाओई को एक भूमिगत गुफा का प्रवेश द्वार मिला। उसने अपनी नाक सूंघी और मुस्कुराया, ये लोहे के सिर वाले चूहे का घोंसला निकला। कोई आश्चर्य नहीं कि छेद इतना बड़ा है। इस गुफा का प्रवेश द्वार आधा मीटर व्यास का है, इसलिए एक व्यक्ति के लिए इसमें प्रवेश करना कोई समस्या नहीं है। हालांकि इसमें अभी भी लोहे के सिर वाले चूहे की गंध है। जियोई ने भयावह ढंग से मुस्कुराया और अपनी हथेली से जहरीली शक्ति का एक विस्फोट किया, जो सीधे गुफा की ओर उड़ा। जब लोहे के सिर वाले चूहे ने बाहर के लोगों को हमला करते देखा तो उसने छिपना छोड़ दिया और तेजी से बाहर की ओर भागा। दुर्भाग्य से उसके कार्य पूरी तरह से जियाओई की आत्मा शक्ति से प्रभावित थे। जैसे ही वह गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, जियाओई ने किनशी के हाथ में मौजूद लंबी तलवार का इस्तेमाल चूहे के सिर पर वार करने के लिए किया, जिससे वह वापस गुफा में जा गिरा। इस लोहे के सिर वाले चूहे का सिर लोहे की तरह सख्त है। अगर आप इसे बलपूर्वक काटना चाहते हैं तो आपको जादुई हथियार का इस्तेमाल करना होगा। और जियोई की वर्तमान 34 स्तरीय युवान शक्ति के साथ वह वास्तव में लोहे के सिर वाले चूहे का सिर नहीं काट सकता था। हालांकि ये लोहे के सिर वाला चूहा अपने बिल में बंद है। जब तक इसे बाहर नहीं आने दिया जाता, ये जल्द ही जहर खाकर मर जाएगा। निश्चित रूप से जब शियाओई ने भारी तलवार को कई बार पीछे मारा तो लोहे के सिर वाले चूहे की चाल धीमी और धीमी होती गई और उसे उठने में भी कठिनाई होने लगी। इस बार जब लोहे के सिर वाला चूहा फिर से बाहर आया तो शियाओई ने उसे थपथपाया नहीं। इसके बजाय उसने उसके पूरे शरीर के बाहर आने का इंतजार किया। 1 मीटर से ज्यादा लंबे विशालकाय चूहे के शरीर को लात मारी और तलवार से उस पर वार किया। पेट, इसे मार डालो। निम्न स्तर के युवान जानवरों की आईक्यू कमजोर होती है। उन्हें इस तरह जहर दिया गया है, फिर भी वे बाहर की ओर रेंग रहे हैं। जियाओई ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए लोहे के सिर वाले चूहे के शरीर से जहरीली शक्ति को फिर से अवशोषित कर लिया और यह भी बढ़ गया। 10वां हिस्सा विषैलापन। एक बार जब विष जीवित शरीर में प्रवेश कर जाता है तो वह तेजी से फैलता और बढ़ता है।
विष की खेती करना वास्तव में विषगुरु की खेती विधियों में से एक है, लेकिन ये थोड़ा क्रूर है। लेकिन जियाओ यी ने पहले भी इस तरीके का इस्तेमाल किया है। जिन लोगों को वह बेहद नापसंद करता है और नहीं चाहता कि वे आसानी से मरे, उन्हें वह जहरीली कठपुतलियों में बदल देगा। इसके बाद जियाओ यी ने लोहे के सिर वाले चूहे के शरीर को युआन रिंग में डाल दिया और फिर एक दुष्ट मुस्कान के साथ बेहोश किंशी को देखा। आप अच्छे दिखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आपका दिल थोड़ा जहरीला है। हालांकि मेरा दिल भी बहुत जहरीला है, लेकिन मैं वास्तव में उन लोगों से नफरत करता हूं जो मुझे मरना चाहते हैं। सौभाग्य से आपके पास अभी भी कुछ उपयोग मूल्य है और मैं आपको मरने नहीं दूंगा। इतनी जल्दी बुरी हंसी के साथ जियाओ यी ने धीरे धीरे मूल मोती में मौजूद 10,000 जहरीली स्रोत शक्ति को किंशी के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। पूरी प्रक्रिया आधे कप चाय तक चली। ऐसा करने के बाद जियाओ यी का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। मेरी वर्तमान शक्ति के साथ स्रोत मंत्र की मूल शक्ति का उपयोग करना वास्तव में आसान नहीं है। इसके अलावा हालांकि मैंने पहले बहुत सारा जहर निकल लिया है, लेकिन मूल जहर को बहाल करना बाल्टी में एक बूंद है। अगर यह आत्मा संघनिक जेड के लिए नहीं था, तो इस महिला पर स्रोत जहर की शक्ति का उपयोग करना बेकार है। जियाओ यी ने अपने होठों को मोड़ा, किंशी को एक हथेली से लोहे के सिर वाले चूहे के छेद में पटक दिया और फिर छेद को सील कर दिया, जिससे वेंटिलेट के लिए केवल थोड़ा सा खुला छेद रह गया। किंशी के शरीर में 10,000 जहरों का स्रोत लगाया गया है। फेंग लिंगियान की स्थिति के अनुसार किंशी को उसके सामने आत्मसमर्पण करने में ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लगेंगे। उस समय वह किंशी को आत्मा संघनिक जी चुराने के लिए किम के घर जाने दे सकता है। जियाओ यी लंबे समय तक पहाड़ों और जंगलों में नहीं रहा। वह लंबे समय से बाहर था ताकि बूढ़े आदमी फैन तियानजी को शक न हो। जहां तक किंशी की बात है, चलो एक गुफा में रहें। उसके पास उसे रखने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए एक गुफा ढूंढना अच्छा होगा। जैसे ही जियाओ यी फैन के घर लौटा, उसने देखा कि उसके आंगन में बहुत से लोग खड़े थे और फेंग लिंगियान ने गुस्से से भरी आंखों से अपना चेहरा ढक लिया। 2 नौकरानियां हान गाय और लवयन पहले से ही एक गेंद में बंधी हुई थी और जमीन पर गिर गई थी। उनके चेहरे चोटिल और सूजे हुए थे। जियाओ यी का चेहरा अचानक उदास हो गया। उसे इन लोगों की परवाह नहीं थी, लेकिन वे जियाओ यी का चेहरा थे। उन्हें मारना उनके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारने जैसा था। जियाओ यी, तुम आखिरकार वापस आ गई। मैं लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फेंग रुकी ने जियाओ यी को अपनी आंखों में आग के साथ देखा। जियाओ यी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम इंतजार करते करते थक गए हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हड्डियों को ढीला करने में मदद करूं? इससे पहले कि फैन रुकी ने जवाब दिया, उसके बगल में एक मध्यम आयु वर्ग की महिला ने गुस्से में अपनी भौहें उठाईं, गुलाबी और फीनिक्स आंखों की एक जोड़ी को घूरते हुए चिल्लाया, जियाओ यी, आप बहुत बहादुर हैं, आप बहुत अपमानजनक हैं, आपने मेरे पति से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? शियाओ यी ने ठंडे स्वर में कहा, तुम किस तरह की चुलबुली कुतिया हो? मेरे यार्ड में हरकत करने की तुम्हारी बारी नहीं है। जियाओ यी को अच्छी तरह से पता था कि फॉन रुकी जैसे लोग फॉन लिंग्यू से शादी करने के इरादे से यहाँ आए थे। पिछले कुछ दिनों से कोई हलचल नहीं हुई थी, लेकिन आज वह अचानक दरवाजे पर आ गया। शायद इसलिए कि उस बूढ़े आदमी फैन तियानजी को फैन रुकी को मनाने का कोई अच्छा तरीका नहीं सूझा, इसलिए उसने फैन रुकी से बात करना आज तक टाल दिया। 27 अध्याय 27 सास को लात मारकर जमीन पर गिरा। जो महिला बोल रही थी वह उपपत्नी वांग युआन थी, जो बर्तन की तरह चौकोर थी। हालांकि जियाओ यी को अभी तक इसे देखने का मौका नहीं मिला था, फिर भी उसने इसका अनुमान लगा लिया। लेकिन अगर वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो क्या हुआ? क्या तुम अब भी उससे लड़ने की हिम्मत रखते हो? वांग युआन बहुत क्रोधित थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। फैंग चेनलुओ अपनी मां की रक्षा करने के लिए उत्सुक था और उसकी आत्मा बाहर निकल आई। एक काली बिल्ली की आत्मा ने जियाओ यी को भयंकर रूप से देखा। जियाओ यी, अगर तुमने मेरी मां का अपमान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फैंग चेनलुओ गुस्से में था और एक उड़ते हुए कदम के साथ उसने अपने दाहिने हाथ के पंजे से जियाओ यी के चेहरे पर थप्पड़ मारा। शियाओ यी ने व्यंग्य किया, मेरे चेहरे पर थप्पड़ क्यों मार रहे हो? अगर तुम मुझे चीरना चाहते हो तो आओ और मेरी गर्दन फाड़ दो। बोलते समय जियाओ यी ने अपनी गर्दन उठाई। इस समय फैंग चेनलुओ का शक्तिशाली बजरी पंजा पहले से ही जियाओ यी के करीब था। वह अपने आप ही पंजे की छाया को रोकना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि जियाओ यी वास्तव में मर जाएगी। फैंग रुकी भयभीत हो गया और उसने जल्दी से कार्रवाई की और फैंग चेनलुओ को वापस खींच लिया। फैंग चेनलुओ का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी पीठ ठंडी लग रही थी। जब उसने शियाओ यी की हत्या के परिणामों के बारे में सोचा तो उसका पूरा शरीर कांपने लगा। बेवकूफ, यह आदमी जो चाहे करने की हिम्मत इसलिए करता है क्योंकि हम उसे मारने की हिम्मत नहीं कर सकते। फैंग चेनलुओ को दुख हुआ, एक घृणित व्यक्ति का सामना करते हुए, लेकिन उसे मारने में असमर्थ वह केवल अपने क्रोध को स्वीकार कर सकता है। फैंग रुकी की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। वांग युआन को जियाओ परिवार के पैतृक मकबरे के बारे में पता नहीं था, इसलिए वह असमंजस में पड़ गई। मास्टर, क्या ऐसे अपमानजनक व्यक्ति को सबक नहीं सिखाया जाना चाहिए? आपने चेनलुओ को क्यों रोका? फैंग रुकी ने गुनगुनाया, बेशक मेरे पास अपने कारण है। बस इस मामले को छोड़ दो और मैं उससे बात करूंगा। ऐसा कहने के बाद फैंग रुकी ने ठंडे अंदाज में जियाओ यी के पास जाकर ठंडी आंखों से जियाओ यी को घूरते हुए कहा, जियाओ यी, तुम लिंग्यू को कैसे जाने दे सकते हो? जियाओ यी के होंठ ठंडे होकर मुड़ गए, तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? फैंग रुकी ने अपनी आंखें गंभीर रूप से सिकोड़ लीं। जियाओ यी को जाने देना बिल्कुल असंभव है। लिंग्यू अभी भी जवान है और वह पत्नी नहीं बन सकती। अगर आप उससे शादी करने पर जोर देते हैं तो आपको 3 साल तक इंतजार करना होगा। फैंग रुकी ने धीमी आवाज में कहा। जियाओ यी ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा, फैंग रुकी, तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? जहां तक मुझे पता है, फैंग लिंग्यू इस साल ठीक 18 साल की है और पहले ही वह इस समारोह से गुजर चुकी है। वह एक महिला क्यों नहीं हो सकती? इसके अलावा तुम देखो, मेरे बगल में बैठा व्यक्ति बहुत बुरा नहीं है। मुझे डर है कि जब उसने जिया चेनलुओ को जन्म दिया तो वह उतनी उम्र की नहीं थी जितनी की अब लिंग्यू है ना? जियाओ यी खुश दिखी, लेकिन वांग युआन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह वास्तव में केवल 16 साल की थी जब उसने फैंग चेनलुओ को जन्म दिया था, लेकिन वह उस समय फैंग रुकी का अनुसरण करने को तैयार थी। क्या यह अब लिंग्यू की स्थिति के समान हो सकता है? फैंग रुकी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, तो तुम्हें लिंग्यू से शादी करनी होगी। जियाओ यी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मूल रूप से मैं लिंग्यू से शादी करने के लिए इतना दृढ़ नहीं था, लेकिन आज आपने लिंगियान को हरा दिया। हाँ, अगर फैंग लिंग्यू नहीं आती है तो हम टूट जाएंगे। मेरा मतलब है, क्या आप समझते हैं? फैंग रुकी ने कांपते हुए अपनी मुट्ठियां भींच ली। वह जानता था कि इसका परिणाम यही होगा, लेकिन वांग युआन हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने उसे साथ मिलकर मुसीबत खड़ी करने के लिए प्रोत्साहित किया।
चलो चले। फैन रुकी ने एक गहरी सांस ली, पीछे मुड़ी और उदास होकर वांग यूयुआन और अन्य लोगों से कहा, मास्टर, लिंग्यू ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती, प्रखर बनना तो दूर की बात है। वांग यूयुआन चिल्लाया और फैन रुकी की बांह पकड़ ली। फैन रुकी ने उसे ठंडे अंदाज में देखा और कहा, परेशानी पैदा करना बंद करो। तुम्हें एक महिला को परिवार के बच्चों की शादी के बारे में और कुछ नहीं कहना चाहिए। चेनलुओ, अपनी माँ को वापस भेज दो। अगर वह फिर से मुसीबत में पड़ी तो मैं तुमसे पूछूंगा। फैन चेनलुओ ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी, मैं समझ गया। ऐसा कहने के बाद फैन चेनलुओ ने जल्दी से भयभीत वांग यूयुआन का समर्थन किया और फुसफुसाया, माँ, जब मैं वापस आऊंगा तो आपको कुछ बातें बताऊंगा। पहले चलो, तुम बस ऐसे ही चले जाना चाहते हो, जियोई ने व्यंग्य किया। फैन रुकी ने शियाओई को घूरते हुए कहा, तुम्हें और क्या चाहिए? लिंग यान को किसने हराया? जियोई ने ठंडे स्वर में पूछा। वांग यूयुआन, जो पहले से ही क्रोधित और अनिच्छुक था, अपने आप को रोक नहीं सका और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें मारा? क्या तुम अभी मुझे मारना चाहते हो? जियोई ने अपना सिर घुमाया और फैंग लिंग्यान से पूछा, क्या उसने तुम्हें मारा? फैंग लिंग्यान की आंखें लाल हो गई और उसने कहा, पति, इसे भूल जाओ। कोई बात नहीं। जियोई ने नाक भन सिकुड़ी और वांग यूयुआन की ओर बढ़ गया। फैन रुकी, फैन चेनलुओ और अन्य लोगों की आंखें बेतहाशा फड़क रही थी। जियोई वास्तव में लड़ने की हिम्मत करता है। जियोई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये देखकर कि जियोई वांग यूयुआन के सामने आ गया था, उसका दाहिना हाथ ऊपर उठा हुआ था, फैन रुकी ने दहाड़ लगाई, उसका शरीर बिजली की तरह हिला और उसने जियोई पर हथेली से प्रहार किया। जियोई ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, वह वैसा नहीं है जैसा वह कल कोठरी में जागने पर था। खुआनक्सू सदैव चमक उठा और फैन रुकी ने जो देखा वह सिर्फ शियाओई की एक छवि थी। उसी समय वांग यूयुआन चिल्लाया और आगे उड़ गया, लेकिन यह एक आदमी था जिसने पीछे से उसके नितंब पर लात मारी और उसे दूर भगा दिया। फैन परिवार में हर कोई क्रोधित दिख रहा था, लेकिन साथ ही बेहद हैरान भी। जियोई ने वास्तव में बड़े मास्टर की हथेली को चकमा दिया। इसके लिए कितनी तेज और शक्तिशाली की आवश्यकता है? फैन रुकी पूरी तरह से ढकी हुई थी। अविश्वसनीय, केवल वांग यूयुआन जमीन पर पड़ा रो रहा था और चिल्ला रहा था। जब फैन चेनलुओ को होश आया तो उसने जियाओई को गुस्से से देखा और वांग यूयुआन की मदद करने के लिए दौड़ा। जियोई, तुमने ये हरकत तकनीक कहां से सीखी? फैन रुकी ने तिरछी आंखों से जियोई को देखा, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में गर्मी छिपी थी। यदि वह इस तरह की आंदोलन तकनीक सीख सकता है और अपनी साधना के साथ सहयोग कर सकता है, तो वह निश्चित रूप से अधिक मजबूत युद्ध शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम होगा। चुयुआन क्षेत्र का एक लड़का शियाओई अपने देवान क्षेत्र के लोगों की हथेलियों से बच सकता है। अगर वह ये सीख लेता है तो क्या वह तियानयुआन क्षेत्र के ताकतवर लोगों के हमलों से बच नहीं पाएगा? इसके बारे में सोचकर ही मैं उत्साहित हो जाता हूँ। जियाओई ने दुष्ट स्वर में कहा, क्या तुम सीखना चाहते हो? हाँ, मैं तुम्हारे जैसे जूनियर से कैसे सीख सकता हूँ? फैन रुकी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। जियाओई ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने शुरू में सोचा था कि यदि आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। आखिरकार आप मेरे भावी ससुर भी हैं। चूंकि आप सीखना नहीं चाहते हैं तो इसे भूल जाइए। फैन रुकी, जियोई, तुमने मेरी माँ को पीटना बंद नहीं किया है। अगर तुम में 1 महीने में मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत है तो तुम मुझसे लड़ोगे। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो तुम मेरी बहन से शादी कर सकते हो। अगर तुम हार गए तो तुम्हें न केवल मेरी माँ से माफी मांगनी होगी, बल्कि लिंग्यू से शादी करने की बात का फिर से जिक्र भी नहीं करना होगा। फेंग चेनलुओ को बहुत असहज महसूस हुआ जब उसने अपनी माँ को अपमान में रोते हुए देखा, और जब उसका दिमाग गर्म हुआ तो वह जियोई पर दहाड़ उठा। जरूर, यही बात है। जियाओई ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए सहमति जताई। फैन रुकी ने अपने मन में फैंग चेनलुओ को कोसा, क्या सुअर जैसा दिमाग है। यह जियाओई मेरे हमलों को भी चकमा दे सकता है, तुम उसे कैसे हरा सकते हो? खासकर जब उसने देखा कि जियाओई तुरंत सहमत हो गई तो फैन रुकी को पता था कि वह अपनी बेटी को नहीं रख सकता। हालांकि जियो परिवार वास्तव में दक्षिणी क्षेत्र में एक महान परिवार होने के योग्य है। इस तरह की हरकतें वास्तव में अजीब और अद्वितीय हैं। जब तक हमारे फैन परिवार को पैतृक कब्र में सब कुछ मिल जाता है, तब तक चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फैन रुकी ने खुद से सोचा, उसकी हड्डियों में गहराई से, वह भी फैन तियानजी की तरह, वह जो करना चाहता है वह केवल मजबूत बनना है। 28 अध्याय 28 दुष्ट पुत्र। सब लोग, क्या अब भी तुम्हें मुझसे जाने के लिए कहने की जरूरत है? जियोई ने हाथ हिलाते हुए अधीरता से कहा। फैन रुकी ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, जियोई, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अहंकारी लोगों का अंत अच्छा नहीं होता। जियाओई के होठों के कोने दुष्टता से मुड़ गए। ऐसा लगता है कि अगर मैं एक अच्छा इंसान हूँ तो मेरा अंत भी अच्छा होगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। फैन रुकी के होंठ हिंसक रूप से फड़क उठे और वह एक पल के लिए अवाक रह गया। चलो चले। फैन रुकी ने गहरी सांस ली, अपने परिवार को लिया और निराशा में वहां से चला गया। जियाओई ने होनबी और लुइन के लिए रस्सियां खोल दी और मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों ने कष्ट सहा है। होनगाय और लुयन की आंखें लाल हो गई और वे घुटते हुए बोले, चाचा, हम ठीक है। बस बात यह है कि युवती के साथ बहुत अन्याय हुआ है। जियाओई ने गुनगुनाते हुए कहा, मुझे पता है। आप नीचे जाकर पहले आराम करें। होनगाय और ग्रीन ईगल पीछे हट गए और जियोई ने यार्ड में 2 गार्डों को ठंडी नजर से देखा। जियोई की नजरों के सामने लुओ क्विंग और सन जियान पीले पड़ गए। चाचा, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, लुओ किंग ने जल्दी से कहा। उन्हें अभी भी वांग शेन की दुखद मौत स्पष्ट रूप से याद है। जियोई ने हल्के से कहा, तो मुझे बताओ, मालिक को चेहरे पर क्यों पीटा गया और नौकरानी को बांध दिया गया, लेकिन आप ठीक है। गार्ड के रूप में आपका कर्तव्य आंगन की रक्षा करना है और किसी को भी मेरी इच्छा के अनुसार घर में घुसने की अनुमति नहीं है। आंगन, लेकिन वह सबसे बड़े मालिक हैं, हमारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें रोकने की? लुओ किंग ने कांपते हुए कहा, इस घर में कौन सा मालिक उन्हें नाराज कर सकता है? तुम मुझे रोकने की हिम्मत नहीं कर सकते, लेकिन तुम मेरे शब्दों को एक आदेश के रूप में लेने की हिम्मत करते हो। ऐसा लगता है कि तुम नीचे जाना चाहते हो और वांग शेन के साथ जाना चाहते हो। जियोई ने अपनी आंखों में जानलेवा इरादे के साथ व्यंग्य किया। चाचा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, हम तो बस निम्न वर्ग के लोग हैं, ये वाकई बहुत मुश्किल है। लुओ किंग और सुन जियांग इतने डर गए कि वे जल्दी से घुटनों के बल बैठ गए और दया की भीख मांगने लगे। अब आपके पास एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनने का अवसर है, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं? जियोई ने हल्के से कहा। लुओ किंग और सन जियांग दंग रह गए। क्या श्रेष्ठ व्यक्ति बनने का कोई मौका है? क्या इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का कोई मौका है? फैंग लिंग्यान भी उलझन में थी, क्या उसका पति इन 2 लोगों को प्रशिक्षित करना चाहता था?
लियो किंग और सन जियान दोनों की योग्यता औसत है, अन्यथा वे फैंग परिवार के लिए गर्व नहीं होते। क्या ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करने का कोई मूल्य है? हालांकि फैंग लिंगियान ने कुछ नहीं कहा। वह धीरे धीरे जियाओई के पास चुपचाप रहने और उस स्थिति को नियंत्रित करते देखने की आदी हो गई। ऐसा लगता है कि तुम अनिच्छुक हो, जियोई ने नाक भन सिकोड़ी जब उसने देखा कि वे दोनों अभी भी चुप थे। लियो किंग ने तुरंत कहा, हाँ, हमें बस अपने आप पर भरोसा नहीं है। शियाओई ने हल्के से कहा, मैं तुम्हारा भरोसा हूं। आज से एकमात्र व्यक्ति जिसके प्रति तुम वफादार हो वह मैं हूं। यदि तुम अवज्ञा करते हो या सत्य के विपरीत कुछ भी करते हो तो तुम्हें बिना दया के मार दिया जाएगा। लियो किंग और सुन जियान पीले दिखे और सहमति में सिर हिलाया। शियाओई ने उनसे कहा कि वे चले जाएं और कल दोपहर तक वापस आएं। लिंगियान, क्या तुमने फैंग परिवार के चेहरों को स्पष्ट रूप से देखा है? जियोई ने फैंग लिंगियान के चेहरे को छुआ और धीमी आवाज में कहा। फैंग लिंगियान की आंखें धुंध से भर गईं और वह सिसकियों से भर गई। पति, अब मैं उन्हें परिवार नहीं मानती। मेरे परिवार में अब केवल आप ही हैं। जियोई ने सिर हिलाया और एक बुरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुम्हें जो औषधीय पाउडर दिया है उसे पीना और भिगोना याद रखना। कबीले की प्रतियोगिता में चमकने के लिए 1 महीना तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा। जब समय आएगा तो तुम उन दोहरे कुत्तों को जाने दो। मेरी आंखें खुली हैं, उन्हें बताएं कि तुम्हारे बिना वे कितने अंधे हैं। फैंग लिंगियान फूट फूट कर रोने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, पति, आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं पहले से ही बहुत शक्तिशाली हूं। मैं अभी भी प्रथम युवान क्षेत्र के 9वें स्तर पर हूं। हालांकि आपने मुझे एक बार जो औषधीय पाउडर दिया था उसे लेने के बाद मुझे लगता है कि मेरे पूरे शरीर में ऊर्जा और रक्त हल्का गर्म है और मेरी जीवन शक्ति इसमें भी थोड़ा सुधार हुआ है और मुझे लगता है कि मैं एक सफलता के करीब हूं। तब तक मैं अपनी पहली प्राकृतिक क्षमता को जगाने में सक्षम हो जाऊंगा। शियाओई ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम और मजबूत हो जाओगे। इस तरह भले ही मैं भविष्य में उस बूढ़े आदमी के हाथों मर जाऊं, फिर भी तुम अच्छी तरह से जी सकोगे। फैंग लिंगियान ने जल्दी से अपना हाथ जियाओई के होठों पर रखा और चौंक कर कहा, पति, आपको ऐसी बातें कहने की अनुमति नहीं है। अन्यथा चलो फैंग परिवार से भागने का कोई अवसर ढूंढते हैं। शियाओई ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे उस बूढ़े आदमी ने जहर दे दिया है और मैं बच नहीं सकता। पलायन, क्या वह शक्तिशाली विश्वमास्टर अभी भी भागने की कोशिश कर रहा है? वह युनजो शहर कभी नहीं छोड़ेगा जब तक कि वह फैंग परिवार के बदमाशों को मार न डाले। इसके अलावा फैंग परिवार के संसाधन पुस्तकालय में बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, है ना? ये बहुत अफसोस की बात है कि वह इस तरह से चला गया। फैंग लिंगियान की आंखें चौंधिया गईं और वह भयभीत होकर बोली, पति, क्या आपको दादाजी ने जहर दे दिया है? जियोई ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, 4थी श्रेणी की जहर की गोली, दिल खाने वाली गोली, एक बहुत शक्तिशाली जहर है। अपनी वर्तमान क्षमता के साथ मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। लिंगियान, यदि आप एक बेहतर भविष्य चाहते हैं तो आपको अभ्यास करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जब तक हम दोनों में से कोई एक मजबूत हो जाता है, बुरे व्यक्ति के लिए हमसे निपटना मुश्किल होगा। और वह निश्चित रूप से मुझे मजबूत होते नहीं देखना चाहता। जब तक मैं जुआनयुआन क्षेत्र में पहुंचता हूं, वह तुरंत मुझे जियो परिवार की पैतृक कब्र खोलने के लिए ले जाएगा। उस समय यह मेरी मृत्यु का दिन भी होगा, इसलिए ये शक्तिशाली चीज आप पर निर्भर करती है। फैंग लिंगियान का नाजुक शरीर कांप उठा, उसका चेहरा पीला और रक्तहीन हो गया। उसने अपने लाल होठों को कसकर काटा और कहा, पति, मैं आपको मरने नहीं दूंगी, मेरे पास केवल आप है। मैं अभी अभ्यास करने जा रही हूँ। फैंग लिंगियान ने अभ्यास के लिए तैयार होते हुए कहा। जियोई ने उसे खींच लिया और मुस्कुराते हुए कहा, ये 100 युआन का पत्थर किंगफेंग टॉवर से मेरे बहनोई को मुआवजा देने के लिए है। आप इसे ले सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। फैंग लिंगियान ने मना करना चाहा, लेकिन वह ये युआन पत्थर शियाओई के लिए छोड़ना चाहती थी। लेकिन जब उसने सोचा कि जियाओई इतनी जल्दी बड़ा नहीं हो सकता, तो उसने युआन स्टोन को एक तरफ रख दिया। चलो मैडम, जुआनयुआन क्षेत्र जल्द ही टूट जाएगा। जियोई मुस्कुराया। फैंग लिंगियान मुस्कुराया और अभ्यास कक्ष में चला गया। फैंग लिंगियान की पीठ को तेजी से दूर जाते हुए देखते हुए जियोई के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। आबेद औरतें वाकई सबसे प्यारी होती हैं। मेरे पीछे आओ और अपनी जिंदगी का तरीका बदलो, ये तुम्हारे लिए भी एक मौका है। जियोई अपने कमरे में वापस चला गया और अच्छी नींद सो गया। आज की खपत काफी अधिक हो गई है और उसे सुधार की आवश्यकता है। दूसरा पहलू, जैसे ही फैंग रुकी और अन्य लोग घर लौटे, फैंग रुकी ने पलटकर फैंग चेनलुओ को थप्पड़ मार दिया। दुष्ट बेटा, फैंग रुकी गुस्से से दहाड़ा। फैंग चेनलुओ ने अविश्वास से अपना चेहरा ढक लिया और कांपते हुए कहा, पिताजी, आपने मुझे क्यों मारा? वांग युयुआन ने अपने बेटे को गले लगाया ताकि फैंग रुकी को फिर से कोई हरकत करने से रोका जा सके। उसने गुस्से में कहा, मास्टर, आप बस मुझे बाहरी लोगों द्वारा धमकाए जाते हुए देख सकते हैं। मेरा बेटा मेरी रक्षा कर रहा है, फिर भी आप उसे क्यों पीटते हैं? क्या ये संभव है? क्या हम वाकई अपने घराने वाले दामाद से डरते हैं? फैंग रुकी ने नाक भान सिकुड़ी। तुम्हें क्या पता? अगर जियो ये चल सकता था तो मैं उसे आज तक कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते, इसलिए उसके साथ खिलवाड़ मत करो। नीजी, चूंकि तुमने जियाओई के साथ शर्त लगाई है, इसलिए तुम सिर्फ जीत सकती हो, हार नहीं सकती। अन्यथा जब समय आएगा तो वह तुम्हें नष्ट नहीं कर पाएगा और मैं खुद तुम्हें नष्ट कर दूंगा। फैंग चेनलुओ की आंखें सदमे में सिकुड़ गईं। आखिरकार फैंग रुकी के शब्द बहुत कठोर लग रहे थे। पिताजी, मैं जुआनयुआन क्षेत्र के पहले स्तर पर हूँ। जियाओई ने कुछ दिन पहले ही युआनहुन को जगाया है। पिताजी, मेरे बारे में इतने अनिश्चित कैसे हो सकते हैं? फैंग चेनलुओ ने अनिच्छा से पूछा। फैंग रुकी ने जब ये सुना तो वह और भी क्रोधित हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके हमले से बचने के लिए जियोई की चाल इस बदमाश को दिखी ही नहीं? आपका दिमाग खराब होना ठीक है, लेकिन फिर भी आप इतने अंधे क्यों हैं? फैंग रुकी इतनी क्रोधित थी कि उसे खून की उल्टी आने लगी। तुम दुष्ट बेटे हो, मेरे लिए एकांत में चले जाओ और कबीले की प्रतियोगिता तक तुम्हें बाहर आने की अनुमति नहीं है। फैंग रुकी ने धारते हुए मां और बेटे को लात मारकर दूर कर दिया। #29 अध्याय 29 बैंडनी कठोर घास के नियंडहोन के आंगन में अपने नौकरों से रिपोर्ट सुनकर उसके चेहरे पर बहुत खुशी की मुस्कान थी। वांग युयुआन, वो छोटी कुतिया आज यहाँ है, ये वास्तव में संतोषजनक है। हे, मैं मूल रूप से पहले जियो नाम के उस लड़के को खत्म करना चाहता था, लेकिन अब मुझे इंतजार करना होगा। कोई बात नहीं, मुझे उसके लिंग लिंग से शादी करने का इंतजार करना होगा। वह लड़की यू, उसे फिर से मार डालो। किन यंगहोन की भयावह मुस्कान ने लोगों के दिलों में ठंडक पैदा कर दी। हालांकि फैंग तियानजी को भी आज की घटना के बारे में पता चला, लेकिन वह फिर सामने नहीं आया। वह पहले से ही फैंग लिंगयू को जियोई की उपपत्नी बनने देने में शर्म महसूस कर रहा था।
हालांकि जियाओ परिवार की पैतृक कब्र में जितनी जल्दी हो सके सब कुछ पाने के लिए उसके पास कुछ भी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा शादी करना किसी के साथ दफन होने जैसा नहीं है। जब फैंग परिवार मजबूत हो जाता है और शियाओई को मार देता है तो दो पोतियों की फिर से शादी ना हो पाने की चिंता क्यों करे। फैंग तियानजी के विचार खुले हैं, लेकिन वास्तव में वह बेहद स्वार्थी है। जियाओई ने इसका फायदा उठाया। इंसान का दिल हमेशा सबसे डरावनी चीज होता है। जियाओई का दिमाग बहुत शातिर है, लेकिन वह अपने दुश्मनों का खात्मा कर देता है। लेकिन फैंग तियानजी के जहर ने उसके परिवार के सदस्यों को भी नहीं बख्शा। अगले दिन दोपहर के समय लुओ किंग और सुन जियांग अस्पताल के सामने घबराए हुए खड़े थे। जियोई ने दरवाजा खोला और अपने हाथों में बैंगनी तरल के 2 कटोरे पकड़े हुए बाहर चला गया। लुओ किंग और सुन जियांग के हाव भाव अचानक बदल गए और वे थोड़े भयभीत हो गए। चिंता मत करो, ये जहर नहीं है। मैं तुम्हें मारना चाहता हूं, इसलिए इस विधि का उपयोग क्यों करें। ये बैंगनी जोबी घास का रस है। इसे पीने के बाद आपकी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी और आप तलवारों और बंदूकों के लिए अजय हो जाएंगे। जियोई ने हल्के से कहा। लुओ किंग और सन जियांग भयभीत दिखे। घास के रस का सिर्फ एक कटोरा उनकी ताकत को 10 गुना बढ़ा सकता है और उन्हें तलवारों और बंदूकों से अजय बना सकता है। इसके अलावा उन्होंने बैंगनी रंग की कड़ी घास जैसी किसी चीज के बारे में कभी नहीं सुना है। स्वाभाविक रूप से लुओ किंग और सन जियांग ने बैंगनी बांस घास के बारे में कभी नहीं सुना था। जियाओई ने बाजार से केवल यही बैंगनी बांस घास खरीदी और केवल 100 युआन खर्च किए। बॉस को उस उत्पाद के बारे में पता नहीं था और उसने सोचा कि यह कोई साधारण औषधीय पौधा है। वास्तव में पुरपुरिया को औषधीय पदार्थ नहीं माना जाता है, इसे एक जहरीला पदार्थ माना जाना चाहिए। हालांकि इस तरह का जहरीला पदार्थ मानव शरीर के मेरिडियन के लिए बेहद हानिकारक है। इसे लेने के बाद हालांकि यह लोगों को मजबूत बना सकता है, लेकिन यह उनके जीवन को छोटा कर देगा। लुओ किंग और सुन जियांग की खेती के स्तर के अनुसार वे पुरपुरा जैपोनिका का रस पीने के बाद 5 साल तक जीवित रह सकते थे। बेशक जियाओई ऐसा नहीं कहेगी। इन 2 लोगों को मारने के बजाय उनका अच्छे काम में इस्तेमाल करना बेहतर होगा। हालांकि लुओ किंग और सुन जियांग पुरपुरिया की प्रभावशीलता के बारे में सुनकर बहुत उत्साहित थे, फिर भी उनमें इसे पीने का साहस नहीं था। अब उन्हें शियाओई के बारे में भी कुछ पता चल गया है। यह एक बहुत ही क्रूर गुरु है। वह उन्हें इतनी अच्छी दवा कैसे बेकार में दे सकता है। अगर तुम अब और संकोच करोगे तो तुम मर जाओगे, जियोई ने ठंडे स्वर में आग्रह किया। लुओ किंग और सुन जियांग के चेहरे पर थप्पड़ मारे गए। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। दोनों के पास आगे बढ़कर जूस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जियोई ने नाक भान सिकोड़ी। अगर मेरे पास जनशक्ति की कमी नहीं होती तो इस औषधीय पदार्थ को लेने की बारी तुम्हारी क्यों होती। इसे पीने के बाद वापस जाओ और इसे अवशोषित करो। अब से तुम दोनों मेरे जियोई के बैंगनी रक्षक होगे। जो कोई भी मेरे यार्ड में प्रवेश करना चाहता है उसे मेरी अनुमति के बिना मेरे द्वारा रोक दिया जाता है। क्या तुम्हें याद है? याद है, दोनों ने कांपते हुए कहा। तुरंत जियोई की ठंडी निगाहों के नीचे दोनों ने कड़वाहट के साथ जूस पी लिया। यद्यपि दवा कड़वी है, परंतु यह उनके हृदय के दर्द जितनी कष्टदायक नहीं है। सौभाग्य से दोनों ने मिश्रण पीने के बाद अपने अंगों और हड्डियों से केवल जलन महसूस की, जिससे पूरे शरीर की ऊर्जा बढ़ गई। उनकी त्वचा का हर इंच कसने लगा। उनकी मुट्ठियों की भींच के बीच उनकी ताकत भयानक रूप से बढ़ गई। स्पष्ट, वे दोनों बहुत खुश थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बैंगनी जोबी घास का असर इतनी जल्दी होगा। शियाओई ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जब आप इसे पूरी तरह से आत्मसात कर लेंगे तो आप कम से कम उन लोगों को हरा सकते हैं जो आपकी साधना के 5वें स्तर से ऊंचे हैं। लुओ किंग और सुन जियांग ने आश्चर्य से घुटने टेक दिए और उन्हें धन्यवाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। हम दोनों अब से आपके प्रति वफादार रहेंगे। वफादारी सिर्फ वही नहीं है जो तुम कहते हो। मैं देखूंगा कि तुम भविष्य में कैसे व्यवहार करते हो। मैं तुम्हें और भी मजबूत बना सकता हूं और मैं तुम्हें एक बेकार व्यक्ति से भी बदतर बना सकता हूं। हट जाओ। जियोई ने अपना हाथ हिलाया। लुओ किंग और सन जियांग जैसे बाहरी लोगों के लिए उन्हें मनाने के लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने की भी जहमत नहीं उठाई। कोई जितना असहाय होता है उससे वफादारी हासिल करने के लिए उतने ही दबंग और क्रूर तरीकों की जरूरत होती है। यदि वे डरे हुए हों तो आसानी से विश्वासघात करने का साहस नहीं कर पाते। लुओ किंग और सुन जियांग के चले जाने के बाद जियोई ने ठंडी मुस्कान के साथ अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने पुरपुरिया का कुछ जहर भी सोख लिया है, लेकिन इसका उस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि ये विषाक्तता 10,000 जहर स्रोत मोतियों में संग्रहित है। जब तक वह जरूरत पड़ने पर कुछ छोड़ता है वह अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ा सकता है। अब इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप इसे वापस मूल मनके में डाल देते हैं तो आपके शरीर में इसका कोई निशान नहीं बचेगा। अगले 10 दिनों में जियाओई कभी भी शांत नहीं रहा और घर में ही रहकर अभ्यास करता रहा। उसने कोई परेशानी नहीं पैदा की। फैंग तियानजी, फैंग रुकी और अन्य लोगों को यह अजीब लगा। आखिरकार जियोई ने कुछ ही दिनों में बहुत कुछ कर दिखाया था। सभी ने अनुमान लगाया कि जियोई भी कबीले प्रतियोगिता की तैयारी कर रही थी। पिछले 10 दिनों में फैंग लिंगियान ने सफलतापूर्वक जुआन युवान दायरे के पहले स्तर में प्रवेश किया और शैडोकैट की पहली जन्मजात क्षमता गोस्टिंग को जागृत किया। भूत प्रेत जैसी क्षमता के कारण फैंग लिंगियान अनेक आकृतियों में रूपांतरित हो सकती है तथा अपने वास्तविक शरीर को उनके बीच छिपा सकती है। यद्यपि यह क्षमता उसकी आक्रमण क्षमता को नहीं बढ़ाती, परंतु यह उसे युद्ध के दौरान अपने प्रतिद्वंद्वी को भ्रमित करने की अनुमति देती है, जिससे उसका वास्तविक शरीर सीधे अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला कर सकता है। हालांकि फैंग लिंगियान की वर्तमान क्षमता के साथ वह केवल 2 भूत छवियों में अंतर कर सकती है। जब वास्तविक शरीर को शामिल किया जाता है तो भूत छवि का उपयोग करने पर कुल 3 आकृतियां होती हैं। जियाओई ने इसे देखा और अपने दिल में थोड़ा भावुक महसूस किया। उसने सोचा कि उसकी रचना आत्मा किस तरह की जन्मजात क्षमताओं को जागृत करेगी। इन दिनों उसने गुप्त रूप से अपनी साधना को प्राथमिक क्षेत्र के 9वें स्तर तक उन्नत किया है, लेकिन अब योजना पूरी नहीं हुई है, इसलिए वह पीछे हट रहा है और कोई सफलता हासिल नहीं कर रहा है। यदि बूढ़े आदमी फैंग तियानजी को जुबान युवान क्षेत्र में सेंध लगाने के बारे में पता चल गया तो यह उसके लिए एक आपदा हो सकती है। इसलिए वह अपनी साधना को प्राथमिक युवान क्षेत्र के 9वें स्तर पर ही अटकाए रख सका और आगे नहीं बढ़ सका। इसके बजाय उसने शेष समय का उपयोग विश्व को अवशोषित करने और 10,000 विश्व स्रोत मोती की शक्ति को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया। उसने लिनकिनवेई से प्राप्त और जैनबाओ मंडप से खरीदी गई सभी जहरीली सामग्रियों का उपयोग कर लिया था और 10,000 जहरमूल मोतियों द्वारा एकत्रित जहरीली शक्ति केवल पृथ्वी युवान क्षेत्र के 4थे स्तर के बराबर थी। खेती का स्तर जितना ऊंचा होगा युवानली उतना ही अधिक शक्तिशाली और राजसी होगा। यदि जियाओई जहरीली शक्ति को पृथ्वी युवान क्षेत्र के 9वें स्तर के बराबर स्तर तक संघनित करना चाहता है तो उसे इसे पूरा करने के लिए अभी भी बहुत सारी जहरीली सामग्री की आवश्यकता होगी।
और जहरीले पदार्थों को ढूंढना आसान नहीं है। ऐसा लगता है कि हमें कुछ युवान पत्थर लाने की जरूरत है। जब तक पर्याप्त युवान पत्थर हैं, हम लोगों को दक्षिणी क्षेत्र के अन्य शहरों में जहरीली सामग्री खरीदने के लिए भेज सकते हैं। जियोई ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। आखिरकार युनझो शहर बड़ा नहीं है और जहरीली सामग्री सीमित है। लेकिन अगर लोग कुछ करते हैं तो वे युवान स्टोन के बिना ऐसा नहीं कर सकते। इस दिन जियाई सुबह सुबह फॉर्म के घर से निकल गया और किंगफांग टावर चला गया। उसके पीछे फैन तियानजी की आंखें हमेशा देखती रहेंगी, इसलिए युवान स्टोन कमाने का मामला केवल किंगजी और लिन किंगवेई पर छोड़ा जा सकता है। हम फैन चेन एक औरत के पेट पर मर गया, फिर भी यह आदमी अभी भी एक औरत को खोजने की हिम्मत करता है। किंगफैन बिल्डिंग के बाहर जियाई को अंदर आते देख कोने में किसी ने उपहास किया। अगर आज वह किसी औरत के पेट पर नहीं भी मरा तो भी वह हमारे भाइयों के हाथों मरेगा। उसे अहंकारी बनने दो और हम पहरेदारों के साथ इंसान जैसा व्यवहार करने दो। दूसरे आदमी के चेहरे पर जानलेवा इरादे साफ दिखाई दे रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अभी दौड़कर आएगा और शियाओई की पीठ में कई बार चाकू घूम देगा। #30 अध्याय 30 आत्मा पत्थर। ये दो लोग यांगशान और जोजी थे जो फैन चेन के अंगरक्षक थे। फैन चेन अभी पीछे हट गया था ताकि वे उस दिन शियाओई की तलवार का बदला लेने के लिए अपने हाथों को मुक्त कर सके। बेशक सतह पर उन दोनों ने दूसरे पक्ष के चाचा पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। जब वे दोनों बैठे थे तो उनके चेहरे काले स्कार्फ से ढके हुए थे। उन्होंने योजना बनाई कि जब शियाओई किंगफैन टावर से कमजोर पैरों के साथ बाहर आएगा तो वे उस पर हमला करेंगे और उसे पश्चिम की ओर वापस भेज देंगे। इस समय जियाई पहले से ही किंगफैन बिल्डिंग में बॉक्स में प्रवेश कर चुका था। यह बॉक्स विशेष रूप से उसके लिए लिन किंगवेई द्वारा व्यवस्थित किया गया था और इसका उपयोग केवल जियाई द्वारा भविष्य में किया जाएगा। जल्द ही लिन किंगवेई बॉक्स में चला गया। अंकल जियो आज यहाँ है, लेकिन क्या बात है? लिन किंगवेई ने मुस्कुराते हुए कहा। जियाई ने मुस्कुराते हुए सीधे मुद्दे पर कहा, मैं कुछ युवान स्टोन लेना चाहता हूँ, क्या आपके पास कोई अच्छा विचार है? लिन किंगवेई दंग रह गया और पूछा, आपको कितने चाहिए? उदाहरण के लिए वानर 8000, जियोई ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा। लिन किंगवेई का चेहरा काला पड़ गया और उसने कहा, मुझे डर है कि यह युनझो शहर के प्रमुख परिवारों द्वारा संग्रहित युवान पत्थर की एकमात्र राशि है। क्या आप सभी प्रमुख परिवारों को लूटना चाहते हैं? जियोई असहाय होकर मुस्कुराए, मैं इसे लूटना चाहती हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से मेरी ताकत इसकी अनुमति नहीं देती। लिन किंगवेई अवाक रह गया। इस आदमी ने सचमुच लूटपाट के बारे में सोचा था। यदि आप युवान स्टोन चाहते हैं तो सबसे तेज तरीका यह है कि आप मूल्यवान वस्तुएं लें और नीलामी के लिए जोगजो हवेली जाएं। जब तक वस्तुएं अच्छी हैं, उन्हें हजारों युवान स्टोन में बेचना मुश्किल नहीं है। उदाहरण के लिए अर्थ मार्शल आर्ट्स युद्ध कौशल कम से कम 3000 युवान स्टोन में बेचा जा सकता है। लिन किंगवेई ने चमकती आंखों से जियाओई को देखा। वह पहले ही किंग जेड के मुंह से जियोई की मार्शल आर्ट और युद्ध कौशल की शिक्षा के बारे में जान चुकी थी। इस वजह से वह जियाओई में और भी ज्यादा दिलचस्पी लेने लगी। ये किस तरह का युवक है? उसके पास वास्तव में मार्शल आर्ट कौशल है और वह बिना किसी हिचकिचाहट के किंगजी को सिखाता है। अधिकांश लोग ऐसे अत्यंत मूल्यवान युद्ध कौशल दूसरों को यूं ही नहीं सिखाएंगे। जियोई ने अपनी भुहें उठाई, अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। यह विधि संभव है, लेकिन युद्ध कौशल को आत्मा के पत्थरों में संघनित करने के लिए बहुत अधिक आत्मा शक्ति की आवश्यकता होती है। इसके अलावा उसके हाथ में कोई आत्मा पत्थर नहीं है। क्या आपके हाथ में आत्मा पत्थर है? जियोई ने पूछा। लिन किंगवेई ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कुछ ही होता है। जियोई ने चंचलता से मुस्कुराते हुए कहा, आपको यह विचार बहुत पहले से आया होगा, इसलिए आपने आत्मा पत्थर को पहले ही तैयार कर लिया था, है ना? लिन किंगवेई ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल जियो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े काम करते हैं और वे सभी प्रकार के जहर की तलाश भी करना चाहते हैं, इसलिए युवान पत्थरों की मांग स्वाभाविक रूप से अपरिहार्य है। हालांकि मेरे किंगफैन टावर में हर साल 500 युवान पत्थरों की आय होती है, उनमें से अधिकांश अब इसका कुछ हिस्सा 5 पूंछ वाले बूढ़े लोमड़ी को सौंपना होगा। इसलिए मैं आपको बहुत अधिक युवान पत्थर नहीं दे सकता, इसलिए मैं केवल इस बारे में सोच सकता हूं कि आपको युवान पत्थर कमाने में कैसे मदद करनी है। लिन किंगवेई ने इसे नहीं छिपाया। उसके शरीर पर आत्मा पत्थर वास्तव में विशेष रूप से तैयार किया गया था, बस इसे बाहर निकालने से पहले जियोई के युवान स्टोन के लिए पूछने तक इंतजार करना था। जियोई मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा युवान स्टोन और सोल स्टोन व्यर्थ नहीं दूंगा। लिन किंगवेई ने तुरंत 3 काले हीरे के आकार के पत्थर जियोई के हाथों में थमा दिए। आत्मा पत्थर अंडे के आकार का है और पकड़ने में थोड़ा भारी है। जियोई ने थोड़ा महसूस किया और आत्मा पत्थर के अंदर आत्मा शक्ति का एक बहुत हल्का उतार चढ़ाव था। इस प्रकार की आत्मिक शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे शुद्ध आत्मिक शक्ति है। दुर्भाग्य से यह बहुत कम है, अन्यथा यदि इसे अवशोषित किया जाए तो यह आत्मिक शक्ति को भी बढ़ा सकता है। आत्मा पत्थर साधना के लिए बहुत बेकार है, इसलिए उनका उपयोग आमतौर पर स्मृति भंडारण बनाने के लिए किया जाता है। निर्माता स्मृति के प्रकाश और छाया को संघनित करने के लिए अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग करता है और उसे आत्मा पत्थर में प्रविष्ट कराता है ताकि अन्य लोग स्मृति को ग्रहण कर सके और जानकारी प्राप्त कर सके। जब यह बाद में हो जाएगा तो मैं इसे तुम्हें सौंप दूंगा। मैं इसे नीलामी के लिए जोगजो हवेली भेजने का मामला भी तुम पर छोड़ता हूं। अब किंगजी को बुलाओ, अगर मुझे कुछ काम करना होगा तो मैं उससे मिलूंगा। जियाई ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन किंगवेई का चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, किंगजी इस समय भाग नहीं सकता। तुम इंतजार क्यों नहीं करती? जियोई, उन्होंने एक दुष्ट मुस्कान दिखाते हुए कहा, ऐसी स्थिति में जब हमारे पास करने को कुछ नहीं है तो क्यों न हम भी कुछ करने का प्रयत्न करें। लिन किंगवेई का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने मुस्कुराहट के साथ कहा, अंकल जियो, आप मजाक कर रहे हैं। मैं पहले से ही एक बूढ़ी लड़की हूं और मैं आपकी सेवा करने के लायक नहीं हूं। जियाई ने आंखें घुमाई। बुढ़ापे के मामले में वह 1000 साल से ज्यादा जी चुका है। लिन किंगवेई 30 साल की है, वह उसके सामने बूढ़ी होने का नाटक कैसे कर सकती है? मिस लिन, अपने आप को छोटा मत समझो। इस उम्र में भी तुम अपने यौवन के शिखर पर हो और तुम बहुत आकर्षक हो। मैं शियाओई कभी दूसरों पर दबाव नहीं डालती। अगर तुम नहीं चाहती हो तो भूल जाओ। आओ और मुझे अपने कंधों पर दबाओ, ये हमेशा ठीक है ना? यी ने हंसते हुए कहा। जियोई बस उसके साथ मजाक कर रहा था। लिन किंगवेई सुंदर और मोटी है। जब ज्यादातर पुरुष उसे पहली बार देखते हैं तो वे केवल यही सोचते हैं कि उसे कैसे जीते, लेकिन जियोई ऐसा नहीं करेगी। 5 पूंछ वाला बूढ़ा लोमड़ी लिन किंगवेई की मासूमियत को बनाए रखने में सक्षम था और संभवतः उसने लिन किंगवेई के रहस्य का भी पता लगा लिया था। लिन किंगवेई ने राहत महसूस की और मुस्कुराते हुए जियाओई के पीछे चली गई। उसने अपनी दोनों सफेद हथेलियां जियाओई के कंधों पर दबाई और उन्हें धीरे धीरे दबाया।
अन्य लोग कहते हैं कि अंकल जियो पहाड़ों से आए थे, लेकिन मैं कैसे मान सकती हूँ कि अंकल जियो बड़े परिवारों के बच्चों की तुलना में जीवन का बेहतर आनंद लेना जानते हैं। लिन किंगवेई ने अपनी आंखों में मुस्कान के साथ पूछा। चाहे आप शियाओई के भाषण और व्यवहार को कैसे भी देखें, वह पहाड़ों से निकले किसी शिकारी की तरह नहीं दिखता। इसके बजाय वह एक प्रसिद्ध परिवार के बच्चे की तरह दिखता है जो मुंह में सोने की चाबी लेकर पैदा हुआ था। वह एक शालीन किस्म का व्यक्ति भी है। जियाओई ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद ये सिर्फ मनुष्य का स्वभाव है। मुझे आपके पीछे खड़े 5 पूंछ वाले बूढ़े लोमड़ी में कुछ दिलचस्पी है। मुझे आश्चर्य है कि वह कहाँ है और उसकी साधना का वर्तमान स्तर क्या है। लिन किंगवेई के हाथ कांपने लगे, मानो 5 पूंछ वाली बूढ़ी लोमड़ी के नाम ने उसे डरा दिया हो। लिन किंगवेई ने थोड़ी देर के लिए हिचकिचाते हुए कहा, अंकल जियो, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप उसके बारे में न पूछें। यह व्यक्ति सिर्फ एक बूढ़ा पागल और एक पुराना दुष्ट शैतान है। शियाओई ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, वह मेरे जितना पागल नहीं हो सकता और वह मेरे जितना दुष्ट नहीं हो सकता। चलो सुनते हैं। लिन किंगवेई के पास सांस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने कहा, 5 पूंछ दक्षिणी क्षेत्र में नहीं है, वह जंगल में है। 2 साल पहले वह त्यान्युवान क्षेत्र के चौथे स्तर पर था। मुझे नहीं पता कि वह अब किस तरह की खेती कर रहा है। जियाओई ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। वह जानता था कि युवानहुन महाद्वीप 5 क्षेत्रों में विभाजित था, जिनमें से पश्चिमी क्षेत्र को महान जंगल भी कहा जाता था। क्योंकि पश्चिमी क्षेत्रों की भूमि अधिकतर पहाड़ और ऊंचे इलाके हैं, जानवर खूंखार हैं और पश्चिमी क्षेत्रों के लोग भी बेहद कठोर हैं, इसलिए उन्हें बाहरी क्षेत्रों के लोगों द्वारा बर्बर कहा जाता है। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वो जो पश्चिमी क्षेत्र में था, दक्षिणी क्षेत्र में अपने हाथ और पैर बढ़ाएगा और युवा और सुंदर महिलाओं के एक समूह को दक्षिणी क्षेत्र के लोगों की आंग युवान क्यूई को अवशोषित करने देगा। उन्होंने अनुमान लगाया कि 5 पूंछ वाले लोग अपने गृहनगर में जनता के गुस्से को भड़काने से डरते थे और अब और नहीं रह पाएंगे, इसलिए उन्होंने इन दासों को बाहरी दुनिया में भेज दिया। ये बूढ़ा आदमी वास्तव में कपटी और चालाक है। जियोई ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, कितनी महिलाएं हैं जो आपकी तरह उसके द्वारा नियंत्रित है। लिन किंगवेई ने आह भरी, मुझे नहीं पता। उनके आदेश के अनुसार हमें हर 2 साल में एक बार वापस जाना होगा। मुझे केवल युआन स्टोन को सौंपने की जरूरत है और किंगजी और अन्य लोगों को यांग युआन क्यूई को प्रकट करना होगा ताकि वह अवशोषित कर सके। हर बार जब मैं वापस जाता हूं तो मैं जो भी मिलता हूं, केवल 10 से अधिक लोग हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे अन्य लोग भी हैं जो हमसे अलग अलग बैचों में लौटे हैं। केवल वो खुद जानता है कि उसने कितने लोगों को नियंत्रित किया है। जियोई ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अगर मौका मिला तो मैं तुम गरीब महिलाओं को उस बूढ़ी औरत को मारने में मदद करूंगी। उसने मन ही मन सोचा कि 5 पूंछ वाली बूढ़ी लोमड़ी के हाथों में बहुत सारे प्राचीन पत्थर होने चाहिए। इसके अलावा 5 पूंछ वाली बूढ़ी लोमड़ी के हाथों में 10,000 साल पुरानी ठंडी मज्जा भी ऐसी चीज थी जिसे उसे पाना ही था। 10,000 वर्षों की ठंडी मज्जा के बिना हिम हृदय और बर्फीली हड्डी के विष को परिष्कृत करने का कोई तरीका नहीं है। 31 अध्याय 31 यदि तुम अपनी मासूमियत खो दोगे तो मैं उसे मार डालूंगा। हजारों वर्षों की ठंडी मज्जा वास्तव में शक्तिशाली लोगों के लिए स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वोच्च खजाना है, लेकिन जो लोग 10,000 वर्ष की शीत मज्जा की अत्यधिक ठंडी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकते, उनके लिए यह एक घातक ठंडा जहर है। 10,000 साल की ठंड की मज्जा से ठंडी हवा का एक अंश लेकर आप फ्रॉस्ट और आइस बोन पॉइजन के एक बर्तन को परिष्कृत कर सकते हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि यह चीज कितनी जबरदस्त है। जियाओई इतनी अच्छी चीज को दूसरों द्वारा बर्बाद होने कैसे दे सकता था। बेशक अभी वह 5 पूंछ वाली बूढ़ी लोमड़ी से निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है, इसलिए वह कुछ और समय तक इंतजार ही कर सकता है। लिन किंगवेई ने जियोई के कंधों को सहलाया और जब उसने सुना कि वह 5 पूंछ वाली बूढ़ी लोमड़ी से छुटकारा पाने का इरादा रखता है, तो वह बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दी। हालांकि जियोई के पास कुछ साधन है, लेकिन 5 पूंछ वाले बूढ़े लोमड़ी की ताकत की तुलना में ये स्पष्ट रूप से बहुत खराब है। जियोई ने कुछ नहीं बताया, अपनी आंखें बंद कर ली और लिन किंगवेई के हाथों की कोमल हरकतों का आनंद लिया। आधा कप चाय पीने के बाद किंगजी शर्म से लाल चेहरे के साथ आए और उसके माथे पर अभी भी पसीने की बूंदें थी। मैं देर से आ रहा हूं, किंगजी ने शर्म से कहा। वह दूसरों से चिपने के अपने पेशे की आदी थी, लेकिन किसी कारण से जब उसका सामना फिर से जियोई से हुआ तो उसे थोड़ा अस्वाभाविक और दोषी महसूस हुआ। जियोई ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, ये ठीक है। मैं आपसे ये पूछने आया हूं कि नाइट अलायंस का हत्यारा कैसे बने। किंगजी और लिन किंगवेई दोनों आश्चर्यचकित थे। आप भी हत्यारा बनना चाहते हैं? जियोई ने असहाय होकर अपने हाथ फैलाए। कोई रास्ता नहीं है, आप मेरा समर्थन नहीं कर सकते। मैं केवल अपने आप से कुछ युआन पत्थर कमाने का तरीका खोज सकता हूं। यदि आप एक फैन चेनली को मारते हैं तो आप 100 युआन पत्थर कमा सकते हैं। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो हत्यारा होना काफी लाभदायक होना चाहिए। दोनों लड़कियां नाराज दिख रही थीं। क्या ये लड़का नरम खाना खाने का इतना आदी हो गया है कि अब भी उनसे ही पालन पोषण करवाना चाहता है? किंगजी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, यही बहुत ही विशेष स्थिति है। आमतौर पर यदि आप फैन चेनली की स्तर की ताकत वाले किसी व्यक्ति को मारते हैं तो 10 युआन पत्थर प्राप्त करना अच्छा होगा। 100 युआन पत्थरों का इनाम केवल ये दिखा सकता है कि जिस व्यक्ति ने कार्य जारी किया था मैं उसे मरना चाहता था। मैं उस समय टास्क बोर्ड के सामने भी था, अन्यथा यह आदेश दूसरों द्वारा छीन लिया जाता। यदि यह 100 युआन पत्थरों के प्रलोभन के लिए नहीं होता तो मैं फैन को मारने का जोखिम नहीं उठाता। परिवार के लोग, जियाओई ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, एक व्यक्ति को मारने में केवल 10 युआन पत्थर लगते हैं। ये लाभ थोड़ा छोटा है। क्या मानव जीवन इतना बेकार है? वह कौन है जो फैन चेनली को मरने देना चाहता है? जियोई भी अपने दिल में उत्सुक था। ऐसी बेकार चीज के लिए उसे अभी भी उसकी हत्या करने के लिए किसी को खोजने के लिए 100 युआन खर्च करने की जरूरत थी। जो व्यक्ति 100 युआन पत्थर पैदा कर सकता है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति को कार्रवाई करने में असुविधा हो रही है तो इसका कारण यह है कि उसका मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर रहा है। वह सिर्फ जिज्ञासु था और असली अपराधी का पता नहीं लगाना चाहता था। क्या कोई महंगे भी हैं? जियोई ने पूछा। हाँ, आमतौर पर जुआनयुआन क्षेत्र में खोज वस्तुओं के लिए शुरुआती कीमत 50 युआन पत्थर है। खेती के एक और स्तर के लिए कीमत 20 युआन पत्थरों से बढ़ जाएगी। पृथ्वी युआन क्षेत्र में उन लोगों के लिए शुरुआती कीमत 300 युआन पत्थर होगी। एक और स्तर के लिए कीमत 50 युआन पत्थरों से बढ़ जाएगी। युआन पत्थर, किंगजी ने कहा। जियोई को कुछ समझ में आया। वह मुस्कुराए और बोली, जब भी सुविधाजनक हो मुझे नाइट अलायंस में ले चलो। किंगजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस आज रात मेरे पास इन दिनों पैसे की तंगी है, इसलिए देखते हैं कि क्या कोई उपयुक्त कार्य है जिसे मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आज आधी रात को वेस्ट सिटी के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अरे तुम आज कुछ ऊर्जा बचा सकते हो, जियोई ने विनम्रता से याद दिलाया।
किंग जी का चेहरा लाल हो गया और उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं एक अच्छा इंसान बनने की योजना बना रही हूँ। क्या तुम फ्रॉस्टहॉट और आइसबोर्न के जहर को भंग नहीं कर सकते? फिर मुझे वापस जाकर उस बूढ़े आदमी को यांग युआन क्यूई का खुलासा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वास्तव में मैं गुप्त रूप से इन लोगों को अवशोषित करती हूँ। मैं अपनी यांग युआन क्यूई के कारण थोड़ा दोषी महसूस करती हूँ। जियोई ने मुस्कुराते हुए कहा, ये ठीक है, इस तरह से आपके पास युद्ध कौशल का अभ्यास करने के लिए अधिक समय होगा। आपकी योग्यता वास्तव में अच्छी है। यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप निश्चित रूप से भविष्य में कुछ हासिल करेंगे। जियोई ऐसा लग रहा था जैसे वह सलाह दे रहा था और दोनों लड़कियां अपने मुंह रखकर हंसने से खुद को रोक नहीं सकी। जियोई ने अपनी आंखें घुमाई, तुम क्यों हंस रहे हो? लिन किंगवेई मुस्कुराया और कहा, मैंने सुना है कि अंकल जियो, आपने अभी अभी अपनी आत्मा को जागृत किया है, आप अपने शब्दों में इतने परिष्कृत कैसे हैं? जियाओई ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले आत्मा को जागृत नहीं किया। आपको कैसे पता कि मैंने अभ्यास नहीं किया? आत्मा सिर्फ साधना का एक तरीका है। भविष्य में आपको पता चलेगा कि जिन लोगों का आप अनुसरण करते हैं उनके पास क्या है, कितना मजबूत है। दोनों लड़कियां दंग रह गईं। वे अपनी आत्मा को जागृत किए बिना अभी भी अभ्यास कैसे कर सकती हैं? क्या यह हो सकता है कि जियाओई ने वास्तव में बती वंश के मार्ग का अनुसरण किया हो? युवानहुन महाद्वीप पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने युवानहुन को जागृत नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को कभी बेकार शरीर की संपत्ति कहा जाता था। बाद में कुछ लोगों ने भाग्य पर विश्वास नहीं किया और अपने शरीर को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया और अंततः एक आधिपत्यपूर्ण शरीर का निर्माण किया। उनकी युद्ध शक्ति भी आश्चर्यजनक थी और वे त्यानयुआन क्षेत्र के लोगों से कमतर नहीं थे। लेकिन जियाओई के थोड़े पतले शरीर को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वह आधिपत्य जमा रहा है। जियाओई अपनी मर्जी से दूसरों को अपना रहस्य कैसे बता सकता था? उसने लिन किंगवेई के हाथ की पीठ थपथपाए और एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, बस इतना ही। लिन किंगवेई ने शर्म से अपनी हथेली पीछे खींच ली। जियोई खड़ा हुआ और वापस जाने की योजना बना रहा था, लेकिन इस समय बाहर से एक कर्कश आवाज आई, बहन किंगवेई, मास्टर बेलियो यहाँ है और लांजियान रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। लिन किंगवेई ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, वह फिर से यहाँ क्यों है? जियोई ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, क्या कोई और भी है जो लिन किंगवेई पर नजर रख रहा है? ये ठीक नहीं है। लिन किंगवेई का शरीर उसका होना चाहिए। कम से कम पहली बार तो उसका होना चाहिए। आखिरकार लिन किंगवेई के पास शुद्धहीन का शरीर है और उसके शरीर में ये ऊर्जा बेहद शुद्ध है। जो लोग इसे निगलना जानते हैं, अगर वे इस शुद्धहीन ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं तो वे न केवल अपनी साधना बढ़ा सकते हैं बल्कि अपनी आन ऊर्जा को भी शुद्ध कर सकते हैं। अशुद्ध। हालांकि जियोई को ये समझ में नहीं आया कि 5 पूंछ वाला बुआ लोमड़ी लिन किंगवेई जैसे व्यक्ति को अपना पक्ष छोड़ने और दक्षिणी क्षेत्र के इस कोने में आने के लिए क्यों तैयार था, लेकिन जब से उसे इतना सुंदर जेड मिला, वह कभी भी दूसरों को इसे आंख बंद करके तराशने की अनुमति नहीं देगा। अंकल जियो, मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो, लिन किंगवेई ने जियोई से कहा, क्योंकि वह युवा मास्टर बेलियू को मना नहीं कर सकती थी। शियाओई ने शांति से कहा, तुम जा सकती हो, लेकिन तुम्हें अपना शरीर उसे नहीं देना चाहिए। अगर तुम अपनी मासूमियत खो दोगी तो मैं उसे मार डालूंगी। जियोई की अचानक ठंड से लिन किंगवेई और किंग जेड के दिलों में ठंडक महसूस हुई और उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। जियोई, जो अभी अभी बातें कर रही थी और हंस रही थी, इतनी जल्दी बदल गई जिससे दोनों लड़कियां जियोई के स्वभाव के बारे में और अधिक अनिश्चित हो गईं। लिन किंगवेई ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, युवा मास्टर बेलियू, आपके मन में मेरे लिए कुछ प्रशंसा है, लेकिन यह मेरा निजी मामला है। जब अंकल जियो ने यह कहा तो यह न केवल बहुत दबंग लग रहा था बल्कि बहुत नर्म भी था। शियाओई के होठों के कोने दुष्टता से मुड़ गए और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैंने पहले ही वह कह दिया है जो कहने की जरूरत थी। यदि आप नहीं चाहते कि वह मर जाए तो उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखें। जियोई ने भ्रमित किंगजी पर फिर से नजर डाली, हमारे बचपन के समझौते को मत भूलना। ये कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। लिन किंगवेई ने अपने होंठ हल्के से काटे, उसका चेहरा शर्म, गुस्से और कुछ अनिच्छा से भरा हुआ था। बहन किंगवेई, क्या जियाओई को तुम पर क्रश है? अन्यथा वो तुम्हारे शरीर की इतनी परवाह नहीं करता। किंगजी ने कहा। लिन किंगवेई ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह वही विचार छिपा रहा है जो वोवेई के उस बूढ़े आदमी ने सोचा था। किंगजी, तुम्हें क्यों लगता है कि मेरी बहन का जीवन इतना दुखी है? किंगजी की आंखें लाल हो गईं और उसने सिसकते हुए सांत्वना दी, बहन, हमारी स्थिति इससे बदतर नहीं हो सकती। हो सकता है इस जियाओई के साथ हम वास्तव में मुश्किल में हैं। कम से कम वह जवान और सुंदर है और वोवेई के उस बूढ़े आदमी से बहुत बेहतर है। लिन किंगवेई ने आह भरी, क्या वह अपने संविधान के कारण अपना खुद का सच्चा रिश्ता नहीं बना सकती थी? मैं चींटी की तरह कमजोर हूं, मेरा जीवन मेरे ऊपर निर्भर नहीं है। ये दुखद है। लिन किंगवेई ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और मास्टर बेलियू से मिलने जाने से पहले मुस्कुराहट को बाहर निकाला। इस समय जैसे ही जियोई किंगफेंग टॉवर से बाहर आया, बाईं और दाईं ओर से 2 तेज हवाएं चली और अशांत ऊर्जा वाली 2 तलवारें उसके दिल और गले की ओर बढ़ी और तेजी से उसे चुरा घोंप दिया। #32 अध्याय 32 जब तक आप पाताल लोक में न पहुंच जाएं, तब तक जीवन के बारे में मत सोचिए। तलवार की धार ठंडी रोशनी से भर गई और युवान पावर भयंकर रूप से फट गई। जब दोनों तलवार की नोकें जियाओई के शरीर से केवल कुछ इंच की दूरी पर थी, तो जियाओई के शरीर से एक चमकदार बैंगनी ऊर्जा अचानक फूट पड़ी। धमाका। अजीब चमकदार बैंगनी रंग ने उन 2 लोगों को गिरा दिया जो उनके पास आ रहे थे। जब वे उतरे तो दोनों लोग जमीन पर लेट गए और कांपने लगे। उनकी आंखें भय और दर्द से भरी थी, लेकिन वे एक भी आवाज नहीं निकाल पा रहे थे। वे केवल एक आवाज निकाल सकते थे। दर्द और भय में जीवित चीज भयानक खून के 2 तालाबों में बदल गई। जियोई का चेहरा ठंडा था और वह बिना रुके जल्दी से सड़क के किनारे से चला गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किंगफेंग टॉवर के बाहर उन पर हमला होगा। अभी अपनी हताशा में वह केवल 10,000 विश्वों की शक्ति का प्रयोग कर सकता था और उन 2 लोगों के शरीर को नष्ट कर सकता था। हालांकि उसने उन 2 लोगों की शक्ल नहीं देखी थी, लेकिन वह जानता था कि उनमें से एक फैन चेंगन का अंगरक्षक यांगशान था। यांगशान के शरीर में अभी भी दिल को कुतरने वाला और हड्डियों को कुतरने वाला जहर था जिसे उसने अपने शरीर में रोक दिया था। उसने शुरू में सोचा था कि यांगशान कुछ ही दिनों में अचानक मर जाएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी आकर उसकी हत्या करने की हिम्मत करेगा। फैन चेंगन, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन बहुत लंबा है? फिर मैं तुम्हें एक सवारी दूंगा। जियोई अपने दिल में हत्या का इरादा लेकर फैन के घर लौट आया। यांगशान ने हत्या करने का साहस किया, भले ही यह फैन चेंगन का आदेश नहीं था। जियोई के दिल में फैन चेंगन को अभी भी दोषी ठहराया जाना था। जियोई के जाने के कुछ समय बाद किंगजी ने इमारत के बाहर खून के 2 और तालाब देखे और उसने गहरी सांस ली। अभी अभी यहाँ सिर्फ जियाओई ही बचा है और खून के 2 तालाबों पर काले कपड़े पहने 2 लोग थे।
मृत व्यक्ति स्पष्ट रूप से जियाओई नहीं था, बल्कि वह व्यक्ति था जिसने जियाओई की हत्या की थी। इस आदमी ने लोगों को इतनी बुरी तरह से मरने के लिए किस तरह का तरीका अपनाया? किंग जी ने चुपके से कांपती आवाज में कहा। लंबे समय के बाद वह अपने दिल में सदमे से शांत हुई और जल्दी से खून से निपटने लगी। किंग जी दरवाजा साफ करके चली गई, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उस भयावह दृश्य से उसे जो सदमा लगा था उसे मिटाया नहीं जा सका। आधी रात में जियाओई पश्चिमी शहर के बाहर पहुंचा। काले कपड़े पहने और काली पट्टी से ढका किंग जी पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। ये तुम्हारे लिए है, एक हत्यारे के रूप में तुम लोगों को अपना असली चेहरा नहीं दिखा सकते। किंग जी ने मुस्कुराते हुए जियाओई को एक नया काला सूट और एक मुखौटा दिया। जियोई ने मन ही मन सोचा कि साधना के प्रारंभिक चरण में ये चेहरा ढकने वाली वस्तुएं अभी भी उपयोगी हैं, लेकिन जब साधना का स्तर अधिक होता है तो आत्मा की शक्ति मजबूत हो जाती है और व्यक्ति को केवल सांस से पहचाना जा सकता है। ये चीजें बेकार हैं। चीजें? जियोई मुस्कुराए। ठीक है, तो मैं इसे अभी लगा दूंगी। रात हो चुकी थी और शहर के बाहर कोई नहीं था। वह खुद को रोक नहीं पाया और सीधे किंग जेड के सामने अपना कोट उतार दिया। किंग जी का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह जल्दी से दूर चला गया। जब जियोई ने ये देखा तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और बोला, क्या मैं अपने फिगर के साथ अभी भी मिस किंग जी का ध्यान आकर्षित कर सकता हूँ? किंग जी ने शर्मीले और गुस्से से कहा, आप कभी कभी दबंग और ठंडे होते हैं और कभी कभी चुलबुले और पागल होते हैं। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। शियाओई ने हंसते हुए कहा, मैं जैसी भी दिखती हूँ मैं वैसी ही हूँ। जब मैं खुश होती हूँ तो मैं वसंत की हवा की तरह होती हूँ और जब मैं गुस्से में होती हूँ तो मैं हत्यारा बन जाती हूँ। जीवन में आप केवल आनंद चाहते हैं, दूसरों की पसंद के अनुसार क्यों जीना है? किंग जी चौंक गई और उसे लगा कि शियाओई के शब्द बहुत परिष्कृत थे, लेकिन लोगों के लिए अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीना बहुत कठिन था। मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं भी इतनी स्वतंत्र और मुक्त हो जाऊंगी। किंग जी ने मन ही मन उम्मीद जताई। चलो चले, निकटतम नाइट अलायंस गढ़ अभी भी हमसे 40 मील दूर है। जैसे ही किंग जी ने कहा, उसने अपनी कमर से एक हरे रंग का ब्रोकेट बैग निकाला। जियाओई ने आश्चर्य से कहा, इस ब्रोकेट बैग में एक जीवित प्राणी की सांस है। क्या यह एक आध्यात्मिक भंडारण बैग है? अपने पिछले जीवन में उसके पास एक समान अंतरिक्ष कंटेनर था, लेकिन ये किंग जी की तुलना में बहुत अधिक उन्नत था और इसकी शैली किंग जेड के हाथ वाले कंटेनर जितनी कठोर नहीं थी। लेकिन उसे इस छोटे हरे थैले में अंतरिक्ष के उतार चढ़ाव और किसी जीवित प्राणी की सांस की स्पष्ट अनुभूति हुई। किंग जी ने हंसते हुए कहा, आत्मा भंडारण बैग क्या है? मैं उस चीज को नहीं जानता। यह मेरा युवान जानवर बैग है और यह मेरे शरीर की सबसे मूल्यवान चीज भी है। जियाओई ने एक बुरी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, आपके बारे में सबसे मूल्यवान चीज आप स्वयं हैं। ऐसा गैजेट आपसे अधिक मूल्यवान कैसे हो सकता है? किंग जेड के चेहरे पर शर्मिंदगी दिखाई दी और उसकी आंखों में उदासी की झलक थी और उसने भरी, अंकल जियो मजाक कर रहे हैं, मैं तो बस एक बर्बाद इंसान हूं, तो मेरा क्या मूल्य है? शियाओई ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, शरीर सिर्फ एक त्वचा है, साधना और शक्ति वे मानक हैं जो हमारे साधकों के मूल्य को दर्शाते हैं। छोटी लड़की, तुम्हारे पास अभी भी एक लंबा जीवन है, इतना सती मत बनो। किंग जी ने गुस्से से मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी आप जो कहते हैं वह वास्तव में अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी आप जो कहते हैं वह लोगों को घृणास्पद बना देता है। उदाहरण के लिए, आपने दिन के दौरान बहन किंग वेई से जो कहा वह बहुत कष्टप्रद था। जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हें इसकी आदत हो जाती है। अपने युवान जानवर को छोड़ दो और मुझे दिखाओ कि यह किस तरह की चीज है। जियोई ने अपने होठों को मोड़ा और मुस्कुराया। यदि कोई अन्य व्यक्ति क्रोधित है और इससे उसके शरीर को चोट पहुंचती है तो इससे उसका क्या संबंध है? किंग जी ने तुरंत युवान पावर का एक अंश युवान जानवर बैग में इंजेक्ट किया। बैग के मुंह के ऊपर अचानक एक छेद खुल गया और फिर एक मजबूत काला घोड़ा बाहर कूद गया। जियोई उलझन में लग रहा था। आप एक जानवर बैग लेते हैं और सिर्फ एक घोड़ा पकड़ते हैं। यद्यपि यह काला घोड़ा बलवान और शक्तिशाली है, परंतु वास्तव में यह एक साधारण घोड़ा है। किंग जिक्विन ने मुस्कुराते हुए कहा, युवान जानवर को पाना इतना आसान कैसे हो सकता है? केवल उन बड़े संप्रदायों और बड़े परिवारों के बच्चे ही इतने भाग्यशाली हो सकते हैं कि उन्हें हमें जाए। हालांकि मेरा काला घोड़ा साधारण है, लेकिन ये हमारी टांगों की ताकत बचा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कभी कभार सवारी कर सकते हो या नहीं। चलो घोड़े पर चढ़ो और चलो। किंग जी उछलकर घोड़े पर बैठ गया। जियाओई ने अपनी नाक को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, तो बस यहाँ बैठो और बैठो। अगर भविष्य में मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हारे लिए एक ले आऊंगा। क्या युवान बीस को पाना आसान नहीं है? अगर आप एक को पकड़ लेते हैं तो उसे तब तक पीटे जब तक वह वश में न हो जाए। अगर वे बहुत ताकतवर हैं तो उन्हें मार दे और उन्हें वश में करने के लिए दूसरा जानवर ढूंढ ले। जियोई को विश्वास नहीं था कि युवानहोन महाद्वीप का यह जानवर जीवज्ञान दुनिया के जानवर की तुलना में बेहतर पिटाई झेल सकता है। मुझे याद है कि उस समय 9 स्वर्गों की दुनिया के अग्नि देवता फीनिक्स ने उसके लिए 3 दिवसीय दिव्य पंखों को जबरन बाहर निकाला था और अंततः उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और उसका वाहन बन गया था। ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगी। किंग जी ने चंचलता से आंख मारी और मुस्कुराते हुए कहा। जियोई हल्के से मुस्कुराया और अपने घोड़े पर सवार हो गया। गाड़ी चलाना, किंग जी ने डांटा और काला घोड़ा सरपट भाग गया। भले ही वह उबड़-खाबड़ और उबड़-खाबड़ था, जियाओई पीछे बैठा था, लेकिन वह पहाड़ी चीड़ की तरह स्थिर था। नाइट अलायंस का गढ़ बाइमा टाउन नामक एक छोटे से शहर में है। शहर के पास पहुंचते ही किंग जी ने काले घोड़े को जानवर के थैले में डाल दिया, शियाओई के साथ शहर में घुस गया और एक घर में घुस गया। रात अंधेरी है, हवा तेज है और दिल ताजा हो रहा है। जैसे ही वे दोनों घर में दाखिल हुए, एक गहरी आवाज सुनाई दी। इस स्वर को देखकर ऐसा लगता है कि यह कोई गुप्त संकेत है। जियाओई ने देखा कि घर के आसपास कई क्रॉसबोमेन घात लगाए बैठे थे। अगर वे दोनों सिग्नल से मेल नहीं खाते तो उन्हें अनगिनत शक्तिशाली क्रॉसबो से गोली मार दी जाएगी। किंग जी ने ठंडे स्वर में कहा, जब तक तुम पाताल लोक में नहीं पहुंच जाते तब तक जीवन के बारे में मत सोचो। हाँ, ये गुई किंग निकला। अंदर आओ। गहरी आवाज मुस्कुराए। गुई किंग नाइट अलायंस में किंग जी का हत्यारा कोड नेम है। हत्यारे जैसे पेशे के लिए ज्यादातर लोग अपने असली नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे ही गहरी आवाज गिरी, जियोई और किंग जेड के सामने का दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों घर की ओर चल पड़े। कमरे में एक अधेड़ उम्र का आदमी नकाब पहने शराब का गिलास पीते हुए इत्मीनान से देख रहा था। उसके बगल में 1 मीटर ऊंचा दीपक था। दीपक के ऊपर की रोशनी आग की रोशनी नहीं थी, बल्कि तैरते हुए सुनहरे अक्षरों के घेरे थे। इन शब्दों से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकलती है। दूर से देखने पर आपको लगेगा कि यह कोई साधारण सा दीपक है। मैं मैनेजर वेई से मिल चुका हूं, किंग जी ने सम्मानपूर्वक कहा।
मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति मैनेजर वेई ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर से शियाओई की ओर देखा और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, क्या ये छोटा भाई हमारे साथ शामिल होने के लिए या कोई मिशन जारी करने के लिए यहाँ आया है? जियोई ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि लोगों को मारने से आपको युवान पत्थर मिल सकते हैं, इसलिए मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। #33 अध्याय 33 मैं बहुत गंभीर हूँ, हाँ। जियोई के जवाब से मैनेजर वेई जोर से हंस पड़े। ये सबसे मजेदार बात है जो मैंने कभी सुनी है। हालांकि यदि आप हमारे नाइट अलायंस के हत्यारे बनना चाहते हैं तो आपको 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। क्या गुई किंग ने आपको ये बताया है? मैनेजर वेई ने मुस्कुराते हुए पूछा। जियोई ने सिर हिलाया और कहा, सबसे पहले आपको एक युवानोन कल्टीवेटर होना चाहिए और मैं स्वाभाविक रूप से योग्य हूँ। दूसरा, यदि आप एक आधिकारिक हत्यारा बनना चाहते हैं तो आपको अपनी क्षमता साबित करने के लिए पहले एक कांस्य पदक स्तर का मिशन मुफ्त में पूरा करना होगा। मैनेजर वेई ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है, छोटा भाई इस लैंप के शीर्ष पर है, कांस्य पदक स्तर का मिशन स्वीकार कर रहा है। जब तक आप इसे पूरा करते हैं मैं आपको पंजीकृत करूंगा। मैनेजर वेई ने अपना हाथ हिलाया और ऊर्जा का एक विस्फोट बाहर निकला और दीपक में भर गया। अचानक दीपक की सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और अनगिनत शब्द टुकड़ों में उड़ गए। जियोई ने अपनी आंखें सिकोड़कर सुनहरे पाठ के छोटे पैराग्राफों को देखा। यूंजो शहर में हानकिन को मारने से आपको 10 युवान पत्थर मिलेंगे। हानकिन प्रथम युवान क्षेत्र के 9वें स्तर तक साधना करेगा। फैन चेनलुओ की बांह का 250 युवान पत्थर। किंडजो शहर में लुओवेन को मारने पर 70 युवान पत्थर मिलेंगे। लुओवेन का साधना स्तर है, जुवान युवान क्षेत्र का दूसरा स्तर। उद्धरण चिन्ह। फैंग परिवार के कमीने चाचा शियाओई को मार डालो, 60 युवान पत्थर। शियाओई की साधना का स्तर, बर्बादी, नजरअंदाज किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। जियाओई का मुंह फड़क उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे मारने के लिए मिशन बोर्ड पर पोस्ट करेगा। सबसे निंदनीय बात इस व्यक्ति का विवरण था। हाँ, यह बेहतर है कि मुझे यह न बताया जाए कि मिशन किसने जारी किया, अन्यथा मैं तुम्हें बता दूंगा कि कौन बेकार है। असली बेकार तो नर्म खाना भी नहीं खरीद सकता। जियोई ने अपने दिल में सूंघते हुए इशारा किया। हानकिन को मारने वाले ने कहा, बस इतना ही। मैनेजर वेई ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हत्या मिशन एक बार स्वीकार कर लिया गया तो मौत तक की लड़ाई होगी। क्या आपने इसके बारे में सोचा है? शियाओई ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, वह मर चुका है। मैनेजर वेई एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर मुस्कुराए, यह अच्छी बात है कि छोटे भाई में इतना आत्मविश्वास है। फिर यह काम तुम्हें दिया जाएगा। जैसे ही वह बोल रहा था, मैनेजर वेई ने हानकिन की हत्या के बारे में लिखे सुनहरे पाठ की ओर अपनी हथेली खींची और सारा पाठ अजीब तरह से उसके हाथों में आ गया और मारने के लिए एक शब्द में बदल गया। जियोई ने मन ही मन सोचा, पता चला कि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो रूनों की कला जानते हैं। मिशन स्वीकार कर लिया गया है, छोटे भाई, मैं तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार कर रहा हूँ। मैनेजर वेई मुस्कुराया। जियाओई ने सिर हिलाया, किंगजी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ हो, तुम भाग्य क्यों नहीं बनाते? किंगजी मुस्कुराए और जब वह एक कार्य चुनने वाली थी तो जियोई ने चेन लुओ की बांह को काटने के कार्य की ओर इशारा किया और कहा, मुझे लगता है कि यह कार्य बहुत अच्छा है। किंगजी की आंखें सिकुड़ गई। क्या यह आदमी वास्तव में फैंग परिवार का चाचा है? अगर फैंग चेनली मर गई तो क्या वह दुखी नहीं होगी? उसे फैंग चेनलुओ की बांह फिर से क्यों उतारनी चाहिए? क्या तुम गंभीर हो? किंगजी ने अनिश्चितता से पूछा। जियाओई ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत गंभीर हूँ। यदि फैंग चेनलुओ उसका एक हाथ तोड़ देता है तो वह कबीले की प्रतियोगिता के दौरान अपनी ताकत का ज्यादा प्रदर्शन किए बिना इस बच्चे को पूरी तरह से हरा सकेगा। फैंग चेनलुओ के साथ रेत की बोरी की तरह खेलने के बारे में सोचकर ही जियोई को खुशी महसूस हुई। मुझे कहना पड़ेगा, यह आदमी जियाओई बहुत सस्ता है। जाहिर है आप ताकत से फैंग चेनलुओ को हरा सकते हैं, लेकिन आपको पहले उसे अपन बनाना होगा और फिर उसे यातना देनी होगी। ये देखकर कि जियाओई मजाक नहीं कर रहा था, किंगजी ने कहा, तो मैं इस मिशन को ले लूंगा। बयून टाउन छोड़ने और यूंझो शहर लौटने के बाद किंगजी अंततः अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सकी और पूछ बैठी, क्या तुम्हें फैंग परिवार से कोई शिकायत है? जियाओई ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने पहाड़ों में बहुत इत्मीनान से जीवन जिया, लेकिन उन्होंने देखा कि मैं इतनी प्रभावशाली थी कि मुझे तालाब में कोई चीज नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझे फैंग परिवार में शादी करने और सभी की नजरों में एक सेलिब्रिटी बनने के लिए मजबूर किया। क्या आप एक मुफ्तखोर के बारे में नाराज हैं? किंगजी जोर से हंस पड़ी, फिर उसके चेहरे पर गुस्से भरी मुस्कान आ गई। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि जियोई मजाक कर रही थी, लेकिन नफरत वास्तविक होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं फैंग चेनलुओ की एक भुजा हटाने में तुम्हारी मदद करूंगी। बताओ, तुम्हें उसका बायां हाथ चाहिए या दायां? किंगजी ने गर्व से कहा। उसकी साधना का स्तर पहले से ही फैंग चेनलुओ से एक स्तर अधिक है और उसने फैंटम सटेप और विनवुड कट सीख लिया है, इसलिए वह फैंग चेनलुओ से पूरे आत्मविश्वास के साथ निपट सकती है। जियोई ने कुछ देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या उन दोनों को हटाना ठीक है? किंगजी, शहर के द्वार पर वे दोनों अलग हो गए। जियाओई चुपके से फैंग मैंशन में वापस चला गया और जब वह अपने कमरे में लौटा तो उसने पाया कि फैंग लिंगियान मेज पर सो रहा था। यह महिला उसके वापस आने का इंतजार कर रही थी। जियाओई मुस्कुराया, चला गया और फैंग लिंगियान को उठा लिया। कौन? फैंग लिंगियान ने कहा, शश, अभी मत भौंको, अपनी ऊर्जा बचाओ और बाद में भौंको। पति, आप बहुत परेशान करने वाले हैं। हाँ। जियोई ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए फैंग लिंगियान को बिस्तर पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर गिर पड़ी। आजकल फैंग लिंगियान अब बिल्कुल भी विरोध नहीं करता है, बल्कि सक्रिय रूप से उसकी सेवा करना शुरू कर दिया है। गंभीरता से आप केवल शर्मीली और शिकायत करके वुशान यूलिली को सिखा सकते हैं। एक बार फूल खिलने के बाद शहद लाह की तरह होता है और वे इतने खुश होते हैं कि वे छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगले दिन सुबह 3 बजे होनरी घर का दरवाजा खटखटाने आया और तीखे स्वर में बोला, चाचा, मिस मास्टर चेनकिन वापस आ गए हैं। परिवार के मुखिया ने सभी को आने के लिए कहा है। जियोई ने धीरे से अपनी हथेलियों से फैंग लिंगियान की चिकनी पीठ को सहलाया और मुस्कुराते हुए पूछा, ये यंग मास्टर चेनकिन कौन है? फैंग लिंगियान ने गुस्से से मुस्कुराते हुए कहा, पति, आप मुख्य हॉल में इस तरह लापरवाही से बात नहीं कर सकते। चेनकिन मेरे दूसरे चाचा और मेरे दूसरे भाई का बेटा है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आप उसे नहीं जानते। वह 2 साल पहले वहां था। किंटियन संप्रदाय, जो पहले से ही झोंगझो में शामिल हो गया है, हमारे कबीले का एकमात्र व्यक्ति है जिसने एक बड़े संप्रदाय में प्रवेश किया है। दादाजी भी उसे बहुत महत्व देते हैं। जियोई ने अपने होठों के कोने को ऊपर उठाया, युवा गुरु जो संप्रदाय से लौट आया है, उसके बारे में कुछ अच्छा होना चाहिए। जरूर, चलो मिलकर देखते हैं, जियाओई ने बुरी मुस्कान के साथ कहा। फैंग लिंगियान ने गुनगुनाया और शर्माते हुए जियोई के कपड़े पहनने लगा।
जब तक शियाओई और फॉन्ग लिंगियान मुख्य हॉल में पहुंचे तब तक फॉन्ग परिवार के सभी बड़े और छोटे सदस्य मूल रूप से आ चुके थे, केवल फॉन्ग तियानजी और फॉन्ग चेन किंग को छोड़कर जो अभी अभी लौटे थे। फैंग चेन ने शियाओई की ओर देखा जो अभी अभी मुख्य हॉल की दहलीज पार करके आई थी और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, इन दिनों दुनिया वास्तव में गिरावट में है, यहाँ तक कि आने वाले चाचा ने भी शो करना सीख लिया है। जियोई ने अपनी आंखें घुमाई और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, मैं आपकी चौकसी की तुलना नहीं कर सकता। आप अपने छोटे भाई को बड़े संप्रदाय में आपके लिए और अच्छी बातें कहने के लिए संदर्भित कर रहे हैं ताकि आपको इसमें शामिल किया जा सके। मैं वास्तव में इसे समझता हूँ। आखिरकार यदि आपके पास योग्यता नहीं है तो आप केवल पिछले दरवाजे से जाने के बारे में सोच सकते हैं। फैंग चेंगन का चेहरा पीला पड़ गया और वह गुस्से से बोला, मेरे मन में ऐसे विचार कब आए थे? क्या कोई जानता है? ठीक है मैडम, जियोई ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए फैंग लिंगियान से पूछा। फैंग लिंगियान अब फैंग चेंगन से डरता नहीं था और उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सबसे बड़े भाई की योग्यता वास्तव में बहुत अच्छी है, लेकिन वह दूसरे भाई जितना अच्छा नहीं है। एक वाक्य ने फैंग चेंगन के चेहरे को सुअर के जिगर की तरह पीला कर दिया। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि दूसरे लोग कहते थे कि वह फैंग चेन किंग जितना अच्छा नहीं है। जियोई जोर से हंसा और फैंग लिंगियान उसके प्रशिक्षण के तहत अधिक से अधिक चुस्त हो गया। जियोई, भीड़ में से एक गुस्से भरी आवाज आई और फिर ज्वलंत आंखों वाली एक लड़की ने कई लोगों को धक्का दिया और गुस्से में जियाओई की ओर दौड़ी। 34 अध्याय 34 मुख्य हॉल में उथल पुथल। इस लड़की का चेहरा थोड़ा गोल है, पतली बाहें और तारों भरी आंखें हैं और उसका रूप बहुत नाजुक है, लेकिन उसकी आंखें इस समय गुस्से से भरी हैं। फैंग लिंगियान फुसफुसाया, वो लिंग्यू है, वह कल ही बिग बीस्ट माउंटेन से वापस आए हैं। जियोई मुस्कुराया, उसकी बुरी नजर फैंग लिंग्यू पर पड़ी और एक बुरी मुस्कान के साथ कहा, अरे क्या यह मेरी अविवाहित उपपत्नी नहीं है? जब एक सुखद घटना निकट आ रही है तब भी तुम इतने गुस्से में क्यों हो? फैंग लिंग्यू ने गुस्से से घूरते हुए अपने दांत पीस लिए, मेढक भी हंस का मांस खाना चाहता है। मैं तुम्हें बता दूं, मैं कभी तुम्हारी रखेल नहीं बनूंगी। जियोई ने अपनी आंखें घुमाई, आपने जो कहा वह मायने रखता है। फैंग परिवार को अभी भी परिवार के मुखिया के रूप में बूढ़े आदमी की आवश्यकता क्यों है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फैंग लिंग्यू को गुस्सा आ गया। दरअसल फैंग परिवार में हर बात में बूढ़े आदमी का ही फैसला अंतिम होता था। क्या फैंग लिंगियान ने बूढ़े आदमी की बातों की वजह से जियोई से शादी नहीं की थी? अगर दादाजी भी राजी हो जाए तो भी तुम्हें सिर्फ मेरा शरीर मिलेगा। फैंग लिंग्यू ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद की और दांत पीसते हुए कहा। जियाओई ने सिर हिलाया, एक लाश भी चलेगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मुख्य हॉल में बैठे फैंग परिवार के सभी सदस्य दंग रह गए। यह जियाओई कौन है? शैतान, अगर तुम किसी से शादी नहीं कर सकते तो तुम शरीर भी स्वीकार कर सकते हो। सबसे ज्यादा गुस्सा करने वाला व्यक्ति निस्संदेह फैंग लिंग्यू था। वह भी जियाओई को मारने के लिए दौड़कर आने का इंतजार नहीं कर सकती थी। अगर वह दिन आया तो मैं निश्चित रूप से तुम लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दूंगा। फैंग लिंग्यू ने क्रूरता से कहा, सभी को धक्का देकर दूर कर दिया और मुख्य हॉल के बाहर की ओर भाग गया। जियोई, हमारा परिवार आपसे इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। फैंग चेनलुओ ने देखा कि उसकी बहन गुस्से में थी और अंततः वह गुस्से से भर गया। इन दिनों वह एकांत में कड़ी मेहनत कर रहा है, कबीले की प्रतियोगिता में जियोई को एक गंभीर झटका देने की प्रतीक्षा कर रहा है, ताकि इस कमीने को पता चले कि फैंग परिवार वह जगह नहीं है जहां जियोई घमंडी है, वे फैंग परिवार के स्वामी हैं। जियाओई ने अपने कान रगड़े और असहाय होकर कहा, तुम बहुत परेशान कर रहे हो। तुम एक एक करके बाहर कूद रहे हो, मुझे लगभग नहीं पता कि तुम्हें कैसे निचोड़ना है। अन्यथा मैं कल एक अपील बैठक आयोजित करूंगा और आप पंक्तिबद्ध होकर एक एक करके आएंगे। आप मुझे गुस्से से डांटते हैं और फिर मैं एक छोटा सा पे पीते हुए धीरे धीरे आपको जवाब देता हूं। फैंग चेनलुओ के गाल गुस्से से फूल गए। क्या इस आदमी में अभी शर्म की भावना बची है? चार स्वामी, फैंग रुकी, फैंग रुई, फैंग रुवेई और फैंग रशिन, जो ठंडी निगाहों से देख रहे थे, अब गुस्से से एक दूसरे को देखने लगे। एक विदेशी उपनाम वाले बच्चे को फैंग परिवार के मुख्य हॉल में इतना घमंडी होने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? अगर पांचवा भाई गुशी न होता तो मुझे आज इस लड़के को सबक सिखाना पड़ता। फैंग रुकी ने दिखावटी अंदाज में गुनगुनाया। वास्तव में वह अपने दिल में अच्छी तरह से जानता था कि जियोई अब आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए उसने जियोई को सबक सिखाने के लिए दूसरों को भड़काने के बारे में सोचा। फैंग रुई ने धीरे से आह भरी। हाँ, यह अफसोस की बात है कि पांचवा भाई मूल रूप से एक सुंदर आदमी था, लेकिन वह युवावस्था में ही मर गया और अब उसके पास ऐसा दुष्ट दामाद है। भाई, यदि आप वास्तव में उसे आध्यात्मिक चंद्रमा का वादा करते हैं तो वह भविष्य में आपका दामाद होगा, और भले ही आप अपने पांचवें भाई की परवाह करते हो, फिर भी आप जियाओई को खुद को संयमित करने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति हैं। फैंग रुकी ने ठंडे स्वर में कहा, अगर जूजी असभ्य है तो बुजुर्ग उसे अनुशासित कर सकते हैं। इसके अलावा यह निश्चित नहीं है कि वह मेरा दामाद बन सकता है या नहीं। दूसरा भाई हमेशा उपदेश देने में सबसे अच्छा रहा है और उसने अच्छे बच्चों की एक जोड़ी का पालन पोषण किया है, तो पांचवें भाई के लिए ऐसा क्यों नहीं किया जाए? मेरा भाई अपने दामाद को अनुशासित करता है। फैंग रुई ने हंसते हुए कहा, भाई आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। मैंने वास्तव में चेन किंग और लिंगजुओ को अनुशासित नहीं किया है। वे दोनों बहुत सफल और स्वनिर्मित हैं। फैंग रुकी का चेहरा तमतमा उठा और उसे गुस्सा और गर्व महसूस हुआ। तीसरे मास्टर फैंग रुई ने बड़े भाई और दूसरे भाई को एक दूसरे से कतराते हुए देखा, इसलिए उसने नाक भन सिकुड़ी। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगा। इस बदमाश ने हमारे फैंग परिवार को बर्बाद कर दिया है। अगर यह बात फैल गई तो हमारे फैंग परिवार का चेहरा कहां जाएगा? इसे एक तरफ रख दो। ऐसा कहने के बाद फैंग रुई ने गुस्से से शियाओई पर चिल्लाया, वो लड़का यहाँ आओ। जियोई ने आवाज का अनुसरण किया और देखा कि फेंग लिंगियान का चेहरा थोड़ा चिंतित था और उसने फुसफुसाया, पति, आपको इस व्यक्ति को पहले देखना चाहिए था। वह तीसरे चाचा फेंग रुई हैं, जिनका स्वभाव सबसे गर्म है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने मेरा और मेरी माँ का भी ख्याल रखा है। सबसे ज्यादा देखभाल करने वाला। जियोई ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी देखभाल करने के लिए मैं उससे झगड़ा नहीं करूंगी। जियोई फैंग रुई की ओर चल गया। तीसरे चाचा, क्या आपने मुझे बुलाया? जियोई मुस्कुराते हुए फैंग रुई के पास गई और सम्मानपूर्वक झुकी। फैंग रुई दंग रह गया, अभी अभी इस बच्चे का अहंकार कहाँ चला गया? इतनी सम्मानजनक नजर से उसे गुस्सा आना मुश्किल हो गया। तुम बच्चे, तुम अपनी ही जाति के भाई के साथ इतने असभ्य कैसे हो सकते हो? फैंग रुई ने हल्के से गुस्से से देखा और डांटा। शियाओई ने असहाय होकर कहा, तीसरे चाचा, आपने इसे देखा होगा। जैसे ही मैंने दरवाजे में प्रवेश किया उन्होंने मुझे बुरी नीयत से बुरे शब्द कहे। हालांकि मैं एक विजिटिंग चाचा हूं, मेरी सास अलविदा कहे बिना चली गई।
अब मैं केवल आपसे बात करती हूँ। लिंगियान जीवन भर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या हमें उपहास किया जाना चाहिए और हमारे लिए चीजें मुश्किल बनानी चाहिए? यदि अन्य परिवारों में लिंगियान और मैं इस स्थिति में होते तो हमें परिवार द्वारा देखभाल की जानी चाहिए थी। कहो, सच कहूं तो ये वे हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ, लेकिन ये मेरा अपना दिल है जो ठंडा महसूस करता है। ये परिवार हमारे लिए बहुत अप्रिय है। अगर सभी बुजुर्ग सहमत होते हैं तो मैं लिंगियान को अपने बिग बीस्ट माउंटेन में वापस ले जाना चाहता हूँ। ये सुनते ही फैंग रुकी के चेहरे पर भाव बदल गए और वह गुस्से से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। इसके बारे में सोचना भी मत। ओह, तुमने आखिरकार जियाओई को धोखा दे दिया। तुम उसे फिर से कैसे जाने दे सकते हो? क्या इससे फैंग परिवार की एक लड़की की कीमत व्यर्थ नहीं जाएगी? फैंग रुकी की चीख सुनकर चौंक गया और खुद को रोक न सका और पूछा, भाई इसमें क्या गड़बड़ है? फैंग रुई को जियाओ परिवार की पैतृक कब्र के बारे में पता नहीं था। फैंग रुकी ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, वही पत्नी है और वह बिग बीस्ट माउंटेन पर वापस नहीं जा रहा है। जियाओई ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, तीसरे चाचा, क्या आपने इसे देखा है? ये सिर्फ मेरे भाई नहीं है जो मेरे खिलाफ पक्षपाती हैं। अगर मैं मजबूत नहीं हुआ तो मुझे कुछ हद तक धमकाया जा सकता है। कुछ दिन पहले मेरी सास को जहर दिया गया था। सबसे बड़े आदमी के बगल में डॉक्टर दिखावा करने के लिए आया था और फिर एक भी नुस्खा बताए बिना चला गया। अगर मुझे दवा का कुछ ज्ञान नहीं होता और मैंने अपनी सास के जहर को ठीक नहीं किया होता तो मुझे डर है। खैर, कुछ लोग राजसी और भरे हुए दिखते हैं। हालांकि वह अच्छा दिखता है, वह केवल हम अनाथों और विधवाओं को धमका सकता है। मेरी सास भी दिल टूट गई और दुखी होकर भाग गई। यह चाहे कि वह फिर से कुछ लोगों द्वारा साजिश रचने से बचने के लिए चली गई। जियोगी, अगर तुमने फिर से बकवास करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें एक हथेली से काट दूंगा। फैंग रुकी का चेहरा बेहद लाल हो गया और उसने अपना हाथ क्रूरता से ऊपर उठा लिया। क्या तुम शर्म से गुस्सा हो गए हो? जियोई ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए व्यंग्य किया। हालांकि मेरी शैली जियोई थोड़ी अभिमानी है, कम से कम मैं ये स्वीकार करने की हिम्मत तो करता हूं कि मैंने क्या किया। मिस्टर फैंग परिवार, क्या आप डॉक्टर लियो के प्रति अपनी निष्क्रियता को स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। फैंग रुई ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, भाई क्या ये वास्तव में हो रहा है? फैंग रुकी ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, हाँ, उसने डॉक्टर लियो से कहा था कि उसे विषमुक्त न करे। उस महिला को अपने पांचवें भाई के साथ नीचे जाना चाहिए था। फैंग लिंगियान का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, चाचा, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? फैंग रुकी ने व्यंग्य करते हुए कहा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन जूनियर्स को नहीं पता। क्या आप तीसरे भाई ये भी नहीं जानते? अगर जी यूजुन ने महिलाओं के प्रति अवज्ञा नहीं की होती तो पांचवा भाई गंभीर रूप से घायल कैसे हो सकता था और अवसाद से कैसे मर सकता था? #35 अध्याय 35 मेरा तुम्हें उड़ा देने का इंतजार करो। मैं कबीले में हुए घोटाले के बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन जब से तुम मुझसे लगातार पूछ रहे हो, मैं तुम्हें केवल इतना बता सकता हूं कि तुम्हारी माँ, उसकी सास है, एक पानीदार कुतिया है। फैंग रुकी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें मेरी माँ के बारे में इस तरह बात करने की अनुमति नहीं है। फैंग लिंगियान गुस्से में था, खून से लाल आंखों से फैंग रुकी को घूर रहा था। उसकी धारणा के अनुसार उसकी माँ इन वर्षों में कभी खुश नहीं रही थी और उसने कभी भी अपने पिता के लिए दुख महसूस करने जैसा कुछ नहीं किया था। जियाओई ने फैंग लिंगियान का हाथ अपनी हथेली में पकड़ लिया और शांति से कहा, मैडम, नाराज मत होइए। ये सब सिर्फ उसके एक तरफा शब्द है। अगर सास ने वाकई महिलाओं की नैतिकता के खिलाफ कुछ किया है तो फैंग परिवार इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता है? क्या वो आज भी जिंदा है? जियोई ने ये कहने के बाद फैंग रुकी को ठंडे भाव से देखा। क्या आपने जो कहा उसके लिए कोई सबूत है? सबूत? फैंग रुकी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मेरा पांचवा भाई चला गया है, जो सबसे बड़ा सबूत है। जियोई ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, आपने जो कहा उसके अनुसार यदि आप भविष्य में यहाँ नहीं रहे तो क्या मैं भी यही सोचूंगा कि आपकी पत्नी अनियंत्रित थी और उसने आपको मार डाला? धमाका। फैंग रुकी क्रोधित है। आत्मा अचानक बाहर निकली। एक काली बिल्ली की आकृति बाघ की तरह मजबूत थी और उसने एक पंजे से जियोई के सिर पर थप्पड़ मारा। जियोई ने ठंडे स्वर में मुस्कुराकर टालमटोल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि फोन तियानजी पहले ही आ चुका था। धमाका। इससे पहले कि फैंग रुकी की युवानोन काली बिल्ली के पंजे शियाओई के सिर पर पड़ते, ऊर्जा की एक भयानक शक्ति आई और फैंग रुकी के युवानोन को उड़ा दिया, जिससे युवानोन का शरीर लगभग उड़ गया। वे सभी उड़ गए। पफ। फैंग रुकी ने मुंह में पुराना खून थूका और सदमे में मुख्य हॉल के दरवाजे की ओर देखा। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। पिताजी, पिताजी, फैंग रुकी ने कांपते हुए पुकारा। फैंग तियानजी की आंखें ठंडी और गुस्से से भरी थी और वह नाक भान सिकोड़ते हुए बोला, क्या तुम्हारी नजरों में मैं अभी तुम्हारा पिता हूं? रुकी की हिम्मत नहीं है। रुकी बस एक पल के लिए गुस्से में था, इसलिए उसने जियाओई को सबक सिखाने के बारे में सोचा। फैंग रुकी ने जल्दी से समझाया। फैंग तियानजी ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुमने अपनी युवानोन काली बिल्ली के जोरदार पंजे से शियाओई को सबक सिखाया है? तुम उसे मार डालोगे? फैंग रुई और फैंग रशियन की आंखें हल्की चमक उठी। वे भयभीत तो थे लेकिन साथ ही थोड़े उत्सुक भी थे। ऐसा कहा जाता है कि बूढ़ा आदमी जियाओई के बारे में बहुत सोचता है और यह सच साबित होता है। उसने वास्तव में जियाओई के लिए फैंग रुकी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जियोई के शरीर में किस प्रकार की जादुई शक्ति है? फैंग रुकी कांपते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और कोई बहाना बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह वास्तव में अभी गुस्से में किए गए प्रहार को नियंत्रित नहीं कर सका। अगर जियोई को मारा जाता तो उसका आधा सिर निश्चित रूप से फट जाता। मिस्टर यू के बारे में मामला तब सुलझ गया था। ये सिर्फ उसका एक प्रशंसक था जो परेशानी खड़ी करने आया था। रूयुशिन इतनी ईर्ष्यालु थी कि वह उस आदमी के साथ जीवन और मृत्यु के मंच पर चढ़ गई और घायल हो गई। वह केवल खुद को दोषी ठहरा सकती थी। उसकी मौत काफी मजबूत नहीं है। उसके पिता के रूप में मुझे और भी अधिक दर्द होता है, लेकिन इसका मिस्टर यू से कोई लेना देना नहीं है। अगर भविष्य में फैंग परिवार में कोई भी इस मामले का फिर से जिक्र करता है तो मुझे उसे कड़ी सजा देने के लिए दोष न दे। फैंग तियानजी ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी नजर आखिरकार फैंग लिंगियान पर पड़ी। फैंग लिंगियान ने तुरंत कहा, दादाजी, मेरी मां का नाम साफ करने के लिए धन्यवाद। फैंग तियानजी ने मुस्कुराते हुए कहा, लिंगियान, शियाओई के साथ अच्छा जीवन जियो। दादाजी के रहते हुए कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। फैंग लिंगियान आभारी और भावुक था, लेकिन जियोई बेहद तिरस्कारपूर्ण था। ये बूढ़ा आदमी लंबे समय से साइड दरवाजे के पीछे है। उसने सोचा कि अगर वह इस समय उनके लिए कुछ शब्द कहने के लिए बाहर आता है तो जियोई आभारी होंगे। जब जियाओई तिरस्कार से भरा हुआ था तभी फैंग तियानजी की नजर उस पर पड़ी। जियाओई, तुम्हें भविष्य में अपने बड़ों के प्रति अनादर नहीं करना चाहिए, अन्यथा मैंने तुम्हें जो भी लाभ देने का वादा किया था वह सब वापस ले लिया जाएगा। फैंग तियानजी की संकुचित आंखें चेतावनी से भरी थीं।
उसका मतलब बहुत सरल है, यदि तुम बेहतर व्यवहार करो तो मैं तुम्हें पिछले कुछ वर्षों में अधिक आराम से जीवन जीने की अनुमति दे सकता हूँ। यदि आप फिर से परेशानी पैदा करेंगे तो आप कभी भी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। आत्मा रक्त केवल जुवा निर्माण क्षेत्र में अभ्यासकर्ता के अपने रक्त और आत्मा शक्ति के संबंध से ही उत्पन्न किया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं होता तो फैन तियानजी ने अमृत का एक बैच खरीदा होता, जियाओई को एक सुअर की तरह जुवा निर्माण क्षेत्र में उठाया होता और फिर आत्मा का खून जारी किया होता। लेकिन उसके धैर्य की भी सीमा है। जियोई ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो बूढ़े आदमी, अगर दूसरे मेरे साथ गड़बड़ नहीं करते हैं तो मैं दूसरों के साथ गड़बड़ नहीं करूंगा। आखिरकार हर कोई अच्छे मूड में रहना चाहता है ना? फैन तियानजी ने नाक सिकुड़ी और कुछ नहीं कहा। वह बस अपने पीछे खड़े व्यक्ति की ओर देखने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, चेन किंग, जो उपहार तुम लाए हो उन्हें अपने भाइयों और बहनों को दे दो। फैन चेन किंग मुस्कुराया और कहा, दादाजी मैं उन्हें तुरंत वितरित कर दूंगा। जियाओई ने फैन चेन किंग की ओर देखा, जिसके लंबे शरीर, नाजुक चेहरे और साफ चेहरे की वजह से वह एक महिला होती तो वह निश्चित रूप से एक सुंदर लड़की होती। डॉट डॉट यह अफसोस की बात है कि वह एक पुरुष है, इसलिए मैं उसे केवल एक ही मूल्यांकन दे सकता हूँ, थोड़ा लड़कियों जैसा। डॉट डॉट भाइयों और बहनों, हालांकि मैं किंगटियन संप्रदाय का अनुयायी हूँ, लेकिन मेरे हाथ में वास्तव में कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं आपके लिए सिर्फ थोड़ा सा गुयुआन दान लाया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको यह नापसंद नहीं होगा। फेक चेन किंग ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा और अपने हाथ से अपना हाथ ऊपर उठाया। एक लहर के साथ अमृत की बोतलों का ढेर चाय की मेज पर आ गिरा। जब फैन परिवार के बच्चों ने गुयुआन दान के बारे में सुना तो उनकी आंखें चमक उठी। यद्यपि गुयुआन दान एक छठी श्रेणी का अमृत है, लेकिन इसकी कीमत 50 युआन पत्थर है। फैन चेन किंग का कौशल कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। अमृतों में 9वीं श्रेणी सबसे निम्न है और पहली श्रेणी सबसे उच्च है। प्रथम श्रेणी से ऊपर के अमृत दिव्य अमृत है। हालांकि दिव्य अमृत का अस्तित्व अत्यंत दुर्लभ है और पूरे युवान महाद्वीप में केवल कुछ ही कीमियागर हैं जो इसे परिष्कृत कर सकते हैं। फैन परिवार के कनिष्ठ सदस्य एक एक करके सॉलिड युआन पिल प्राप्त करके बहुत खुश हुए और उन्होंने फैन चेन किंग की भी चापलूसी की। फैन चेन किंग के चेहरे पर मुस्कान कभी नहीं रुकी और वह विनम्रता से बोलता रहा। जियोई ने मुंह बनाया, अमृत की बोतल खोली, उसे बाहर उड़ेला और एक सफेद अमृत उसके हाथ की हथेली में लुढ़क गया। उसने अपनी भौहें उठाई, केवल एक ही क्यों। उसकी आवाज बहुत तेज थी और हॉल में मौजूद हर किसी ने उसे सुना। सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई, यहाँ तक कि फैन तियानजी का चेहरा भी काला पड़ गया और वह गुनगुनाने लगा, और कितने चाहिए? शियाओई ने हंसते हुए कहा, चूंकि बूढ़े आदमी ने पूछा है, क्या मुझे 10 और मिल सकते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फैन तियानजी का पूरा चेहरा कांप उठा। ये बच्चा किस तरह के प्राणी में पुनर्जन्म ले रहा था? वह इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? क्या वह नहीं समझ पाया कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा था? तो आशा करता हूँ आप सभी को इस वाले नावल का पार्ट 2 अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तो चलिए टाटा बाय बाय और जय श्री राम।